आज आगरा नहीं दिख रहा यार। नहीं। मेरी आवाज आ रही है भाई? यस सर। आज आगरा वाले क्या घर से कर रहे हैं क्या क्लास? यस कौन? सर। तो ये आगरा का कौन? नितिन हो गया, और कौन है? सर पीयूष। पीयूष। दो ही बच्चे हैं आगरा के? आगरा तो 8-10 बच्चे हैं। अमन, यस सर। मतलब तुम लोग को क्लास का पता था ना? कल इन्फॉर्म हो गया था ना? हाँ, क्लास का इन्फॉर्मेशन कल मिल गया था ना बेटा तुम लोगों को? यस सर। ठीक, ठीक है। सर सेंटर से हाँ, सेंटर से मिल गया था। सर उधर ही है हम। सर सेंटर पे बैठे हैं। सेंटर में बैठे हो, लेकिन तुम तो क्लासरूम में नहीं बैठे हो। तो क्लासरूम में ही है सर, लेकिन वो है ना, वो कह रहे हैं कि ऐसे ही ले लो मोबाइल से। क्यों? सर पता नहीं सर। कौन कह रहा है? सर वही है सर। 3 है बस। अच्छा, 3 ही हो? यस सर। बंद कर लो तुम। हम कह रहे हैं तुम भी हो आओ, तुम भी घूम आओ। बगल में वो होगा ताजमहल वगैरह, वही है ना? यस सर। चलो तो खैर, अगर मेरी आवाज आ रही है, सुन, टीवी भी दिखाई दे रहा है? यस सर, सब कुछ हाँ, ठीक बस सही है, है। बस एकदम बस। तो तुम लोग पढ़ लो। अच्छा, पहले तो प्लान बता दें। प्लान ये है कि हम ये मोल कॉन्सेप्ट 2, इसे 2 बोल देते हैं, मतलब मोल कॉन्सेप्ट 2 कर रहे हैं। नहीं, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे ही पढ़ता है ये। हाँ, ये बहुत इंटेलिजेंट है। तो ये जो मोल कॉन्सेप्ट 2 कर रहे हैं हम लोग, है ना? तो इस मोल कॉन्सेप्ट 2 में काफी चीजें आगे तक जाती हैं, लेकिन हम एक पर्टिकुलर लेवल पर जाके रुकेंगे, और वो कहां पर रुकेंगे वो मैं तुम्हें अभी बता देता हूं। हमने एन फैक्टर कैलकुलेशन शुरू कर दिया है। एसिड का कर लिया, बेस का कर लिया, ऑलमोस्ट सॉल्ट्स का भी कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद का फायदा क्या है ये सब करने का? तो हमारी जैसे फर्स्ट क्लास में बात हुई थी इस चैप्टर से रिलेटेड कि एन फैक्टर अगर पता चल जाएगा तो आप इक्विवेलेंस निकाल लेंगे, वो कुछ जुगाड़ लगा के। फिर इक्विवेलेंस निकाल के क्या करेंगे? फिर वो कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उस कॉन्सेप्ट से अपना काम शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में अभी थोड़ी देर के लिए हम ये काम करने जा रहे हैं कि एक तो एन फैक्टर का अगर कोई एक आध छोटा सा पोर्शन रह गया हो तो वो कंप्लीट करते हैं, प्लस उस इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं फटाफट, और उससे रिलेटेड कुछ कुछ बातें अभी खत्म करेंगे। लेकिन आज का टारगेट ये है कि आज एटॉमिक स्ट्रक्चर भी स्टार्ट करना है। उसका रीजन ये है कि हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट, जैसे कल भी आदित्य बोल रहा था कि हमारे नेक्स्ट टेस्ट में एटॉमिक स्ट्रक्चर आ रहा है। हो क्या रहा है कि जो बाकी के हमारे ऑल ओवर इंडिया जो सेंटर्स हैं, उन्होंने मोल कॉन्सेप्ट 2 को स्टार्ट नहीं किया है और एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट किया है ना? तो अब जो भी रीजन रहा हो, लेकिन ये कि हम भी इसको खत्म नहीं करेंगे इस तरह से, आप खत्म नहीं करेंगे, बट एटलीस्ट जो हमारा पर्पस था उतना सॉल्व करेंगे, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? तो आज की क्लास में जो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं वो हमें जहां तक दिखाई दे रहा है कि एन फैक्टर कैलकुलेशंस के बारे में बात कर रहे थे, और तुमने ऐसे सॉल्ट्स के बारे में भी डिस्कशन किया था जिसमें कोई गड़बड़ नहीं थी। फिर ऐसे सॉल्ट्स के बारे, और जिनमें कोई गड़बड़ नहीं होती, ऐसे सॉल्ट्स का एन फैक्टर कैटायनिक एनायनिक चार्ज से कैलकुलेट कर लिया जाता है। अगर किसी एक आदमी के साथ गड़बड़ हुई तो फिर ऐसे सॉल्ट्स का जो एन फैक्टर है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से निकाला जाएगा, और अगर एक से ज्यादा लोगों के साथ गड़बड़ हुई तो उसकी 3 सब कैटेगरीज बनाई गई थी। एक से ज्यादा लोग ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो फिर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट वो आपने कैलकुलेट कर लिए, और अगर एक से ज्यादा लोग रिड्यूस कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड आपने कैलकुलेट कर लिए, और अगर कुछ ऑक्सीडाइज और कुछ रिड्यूस कर रहे हैं। ये थर्ड कैटेगरी थी जो आज हम अभी निपटाने जा रहे हैं। तो जो थर्ड सब कैटेगरी है हमारी, उसमें ये निकल के आने वाला है कि सम आर गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड सम आर गेटिंग रिड्यूस। ऐसे ले लेते हैं। तो जो हमारी सी कैटेगरी है, सम आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड सम आर गेटिंग रिड्यूस्ड। and some are getting reduced। अब ऐसे में क्या होना चाहिए जरा तुम बताओ? कुछ ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, कुछ रिड्यूस हो रहे हैं। तो हाँ, मतलब मैं इसमें लिख देता हूं, इसके 2 आंसर्स निकल के आएंगे। पहला आंसर, इफ गेन इज इक्वल टू लॉस देन एन फैक्टर इज इक्वल टू गेन और लॉस। कुछ भी लिख सकते हैं।
क्योंकि कुछ ऑक्सीडाइज हो रहा है, कुछ रिड्यूस कर रहे हैं, तो जो लोग ऑक्सीडाइज हो रहे होंगे वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे होंगे, तो वो जोड़ लेते हैं कितना लूज कर रहा है, और जो लोग रिड्यूस हो रहे होंगे वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे होंगे, वो भी देख लेते हैं कितना गेन कर रहा है। तो अगर ये लेन देन बराबर है तो एन फैक्टर इज आइदर लेन, और दोनों बराबर है, आइदर लेन या देन कुछ भी लिख दो, तो एन फैक्टर विल बी आइदर गेन और लॉस। ठीक, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि गेन इज नॉट इक्वल टू लॉस। ये पॉसिबल है कि गेन इज नॉट इक्वल टू लॉस, यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स आप ले रहे हैं उतने आप छोड़ नहीं रहे हैं। ऐसा हो सकता है ना, मैं ऑक्सीडाइज कर रहा हूं और ये रिड्यूस कर रहा है, तो अगर मैं ऑक्सीडाइज कर रहा हूं तो मैं इलेक्ट्रॉन लूज करूंगा। मान लीजिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, ठीक, और मैं रिड्यूस कर रहा हूं तो मैं इलेक्ट्रॉन गेन करूंगा। मैंने मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो अब देना और लेना बराबर नहीं, तो ऐसे में अगर ये लेन देन बराबर नहीं है तो जो एन फैक्टर निकल के आएगा, देन एन फैक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ गेन माइनस लॉस। क्योंकि हमें पता है एन फैक्टर आना हमेशा पॉजिटिव है, तो मॉड लगा देते हैं, गेन में से लॉस को या लॉस में से गेन को माइनस करके जो भी वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी द एन फैक्टर। क्लियर है? यानी ये वो थर्ड सब कैटेगरी है जिसके ऊपर थर्ड सब कैटेगरी का एक पार्ट है जिसमें एक आदमी ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक आदमी रिड्यूस कर रहा है। तो ऐसे में पॉसिबिलिटी ये आती है कि लेन देन बराबर चल रहा हो। अगर लेन देन बराबर चल रहा है तो एन फैक्टर लेन या देन में से कुछ भी लिख दीजिए, और अगर लेन देन बराबर नहीं तो उन दोनों का डिफरेंस ही मेरा एन फैक्टर कंसिडर किया जाए। एक एग्जाम्पल से इस बात को वाइंड अप करते हैं, तुम खुद भी सोच के दिखा सकते हो। अगर मान लीजिए KClO3 की हीटिंग हो और KCl और O2 बन रहा हो, क्या सोच के बता सकते हो कि इस KClO3 का एन फैक्टर क्या दिखता है? ये तो समझ में आता है सर, ये सॉल्ट, और या तो फर्स्ट कैटेगरी या सेकंड कैटेगरी या थर्ड कैटेगरी। अगर फर्स्ट कैटेगरी है तो कैटायनिक एनायनिक चार्ज, सेकंड कैटेगरी है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, थर्ड कैटेगरी है तो कौन सी कैटेगरी है? थर्ड की 3 सब कैटेगरीज है, वो कौन सी सब कैटेगरी? अब ये बताओ इसमें से कौन सा आदमी ऐसा है जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट कभी चेंज नहीं कर सकता? कौन? K इज ऑलवेज +1, यानी K का तो कोई लेना देना ही नहीं है। K को तो सर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, K इज ऑलवेज +1। क्या देख पा रहे हो? क्लोरीन यहाँ +5 और ऑक्सीजन यहाँ -2। एक बार चेक करके देखो कैसे निकाला सर? अरे जैसे निकाला जाता है 1 + x - 6 इज इक्वल टू 0, सो x विल बी +5। यानी यहां क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और ऑक्सीजन हमारा -2, और यहां क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या? पोटेशियम 1 तो क्लोरीन -1, यानी यहां क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1, और O2 के अंदर O सर 0। अरे O2 दो O जुड़ेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? दोनों सेम है, इसका मतलब O2 के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0। अब ये देखो जरा, क्या क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिए +5 से -1? यस सर। यानी क्लोरीन तो रिड्यूस कर रहा है। अच्छा, ऑक्सीजन -2 से 0, ये तो लूज कर रहा है, यानी क्लोरीन गेन कर रहा है, ऑक्सीजन लूज कर रहा है। यानी क्लोरीन तो रिड्यूस कर रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर रहा है, यानी ये पक्का हो गया हमारी थर्ड सब कैटेगरी का सॉल्ट है, जिसमें एक आदमी ऑक्सीडाइज कर रहा है और एक आदमी रिड्यूस कर रहा है। ऐसे में एन फैक्टर निकालने का तरीका, अगर लेन देन बराबर हुआ तो एन फैक्टर लेन या देन में से कुछ भी लिख देंगे, और अगर बराबर ना हुआ तो मॉड लेके अपना काम चला लेंगे। क्लियर है ये? चलिए अब चेक कर लेते हैं कितना गया कितना आया। क्लोरीन की अगर मैं बात करूं, पहले ऑक्सीजन की बात करता हूं। ऑक्सीजन जा रहा है -2 से 0, कितने का चेंज? -2 से 0, 2 का चेंज। कितने की वजह से? लो एक ही दिन में भूल गए। -2 से 0, 2 का चेंज, एक की वजह से है कितने? तो फिर 3 से अब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कितने हुए? 6, यानी अल्टीमेटली इसने 6 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। ठीक, अच्छा अब क्लोरीन की बात करते हैं। 5 से 1 माइनस वाला, 5 से -1 6, 6 का चेंज, यानी 5 से -1 6 का चेंज, एक की वजह से, और एक ही क्लोरीन है, इसका मतलब इसने 6 मोल इलेक्ट्रॉन गेन किए। इसने 6 छोड़े, उसने 6 पकड़े, लेन देन बराबर है, एन फैक्टर या तो लेन या देन, दैट इज x6। यानी KClO3 का इस रिएक्शन में जो एन फैक्टर होगा इट शुड बी 6। व्हाई? बिकॉज यहां पर क्लोरीन रिड्यूस कर रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर रहा है, यानी कुछ ऐसा सीन हुआ होगा कि ऑक्सीजन ने 6 मोल्स इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे और वो 6 मोल इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने पकड़ लिए होंगे, बस बात खत्म। यानी मुझे बाहर वाले से कोई मतलब ही नहीं है। अगर कोई आदमी बाहर खड़ा हो ऐसे करके, और अगर ये आदमी ये कहे यार मुझे प्लीज तुम इलेक्ट्रॉन दे दो, हमने सुना है कि तुम्हारे अंदर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो ये आदमी क्या बोलेगा कि निकलते तो हैं लेकिन वो कोई और ले लेता है, मेरे अंदर ही कंज्यूम हो जाते हैं, मेरे पास तुम्हें इलेक्ट्रॉन देने के लिए नहीं। इसका मतलब ये हुआ KClO3 इस A के साथ कोई रिएक्शन में या रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ये A को ना इलेक्ट्रॉन दे सकता, ना इसको A से इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। A ये भी तो कह सकता है सुना तुम्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए होते, ये देखिए
वो कह रहा हाँ चाहिए, तो कह रहा तुम मुझसे ले लो मैं दे देता हूं। कह रहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, तुमसे नहीं चाहिए, मेरा आदमी है, मेरे पास एक आदमी है जो मुझे देता है, मैं उससे इलेक्ट्रॉन ले लूंगा, मैं ना तुमसे इलेक्ट्रॉन मांगूंगा ना मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दूंगा। ये आदमी ए के साथ किसी भी तरह की रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेशन शो नहीं कर। क्लियर है ये वाली बात? कोमल समझ में आया बेटा? यस सर। यानी मुझे इस बात का थोड़ा सा ध्यान देना है, और ये यूनिक कैटेगरी मैंने देखा जेई के पेपर में, इस कैटेगरी पर कोई भी सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन ये कि ये कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, नीट के पेपर में भी इससे रिलेटेड कोई बात नहीं की गई है, तो ये बड़ा सीधी सी बात करना चाह रहे हैं कि, लेकिन ये लॉजिकल है, लॉजिकल इन द सेंस कि ठीक है, अगर आपको लगता है आपके पास एक ऐसा सॉल्ट है जिसके अंदर दो लोग ऐसे हैं जो एक छोड़ता है और एक लेता है, तो ठीक है सर, ये छोड़ेगा ये ले लेगा, बस फर्क इतना है इसने छोड़े और इसने लिए, ये बराबर भी हो सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते हैं। तो अगर ये बराबर हैं तो इन दैट केस द आंसर विल बी आइदर छोड़ा ले आ, कुछ भी लिख दो, और अगर बराबर नहीं है तो डिफरेंस निकालकर मॉड उठा के सीधे एन फैक्टर में पुट कर दीजिए। बात क्लियर? आगे बढ़े? ठीक, चलिए। अच्छा, अब ये तो एन फैक्टर कैलकुलेशन थी, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि इन सबको करने का फायदा क्या था। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, दैट इज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, और ये लॉ क्या कहता है? ये वही है जो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट जिसको आप कहते हैं, जिसके बारे में हमारी बात हुई थी। दिस इज इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, जिस तरह से मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी तरह से इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। और मजे की बात क्या है, नाम से तो ऐसा लगता है शायद ये ज्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट होगा, जबकि एक्चुअली ये मोल कॉन्सेप्ट से भी 1000 टाइम्स इजी है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है। ये तो क्लियर है कि सर क्या रिएक्शन आपने दी है, आपने बताया कि उसका मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि अगर मुझे रिएक्शन का आइडिया है तो मैं ये सब क्यों पढ़ रहा हूं? मुझे पहले पता यार, रिएक्शन तुमने दे दी, बैलेंस मैं कर लूंगा, लिमिटिंग रिएजेंट मैं निकाल लूंगा, प्रोडक्ट कितना बनेगा मैं बता दूंगा, कौन कितना बचेगा मैं बता दूंगा। ये सब ड्रामेबाजी क्या चल रही? ये तभी तो चल रही है जब आपको ऐसा लगता है कि यार रिएक्शन तो नो नहीं है, ना आती ना दी, तो आप क्या करें? तो ऐसे में इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, और ये इजी कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि अगर मान लीजिए ए और बी आपस में रिएक्ट करके सी बना रहे हैं, यानी ये कहना चाह रहा है कि ए बी की रिएक्शन हो रही है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है? मुझे बैलेंसिंग वैलेंसिंग से कोई लेना देना नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ये कहता है, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इक्विवेलेंस ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ बी इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ सी। वो कह रहा भाई ये तो देख लो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा या बैलेंसिंग 3 कह रहा है, ऐसी तैसी तुम्हारी बैलेंसिंग, मुझे मतलब ही नहीं। दो लोग रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे। अपनी लैंग्वेज में बात करें तो हमारी लैंग्वेज ये है, जब भी लोग आपस में भिड़ेंगे उनके इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे, जो भिड़ेंगे उनके इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे, बात खत्म। ऐसा भी तो पॉसिबल है ना। ये बताओ, दो लोग अगर हैं, रिएक्टेंट अगर दो है, तो क्या इसमें डाउट है कि ये दोनों आपस में भिड़ेंगे कि नहीं? क्या ये दोनों आपस में रिएक्ट, भाई दो हैं तो लड़ेंगे ही, लेकिन अगर सोचो 3 होते तो 3 में क्या डाउट आता? नहीं, आकर लगाओ, 3 रिएक्टेंट, यहां 2 है भाई, ये समझो बात को। अगर 2 रिएक्टेंट है तो सर इसमें सोचने की जरूरत नहीं, दोनों आपस में टक्कर मारेंगे, दोनों भिड़ेंगे तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। इसके अलावा युवा 2 रिएक्टेंट है, भिड़ेंगे ही भिड़ेंगे। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है जो भिड़ता है उनके इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं, जो नहीं भिड़ते उनके इक्विवेलेंट से मुझे मतलब नहीं। तो उसने कहा फिर इससे फर्क क्या पड़ता? फर्क ये पड़ता है कि ये भी तो पॉसिबल था कि ए बी और सी आपस में रिएक्ट कर रहा हो। क्या ऐसा हो सकता है 3 लोग रिएक्ट कर रहे हैं किसी रिएक्शन में? हाँ हो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना सर कि इक्विवेलेंस ऑफ ए बराबर बी बराबर सी, दैट इज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। कब होगा? जब तीनों लोग लड़ रहे हो। तो मुझे लगता है ऐसा भी पॉसिबल है कि ये दोनों मिलकर इसको निपटा रहे हो, ये दोनों मिलकर इसके साथ लड़ाई कर रहे हो, या ये दोनों मिलकर इसके साथ लड़ाई कर रहे हो। ये तो पॉसिबल है। ऐसा कब होगा बताइए? है क्या कोमल? सर उसमें ब्रैकेट लगेगा क्या? जैसे अगर ए और बी में ब्रैकेट है देन? नहीं, ब्रैकेट नहीं, मतलब ऐसे सोचो ना, जैसे अच्छा अब देखो इस एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। ए के नीचे HCl लिख देता हूं, बी के नीचे HNO3 लिख देता हूं, और सी के नीचे NaOH लिख देता हूं। अब तुम बताओ, अब तुम ये कह सकते हो कि दोनों लोग रिएक्ट कर रहे हैं, ए और बी आपस में भिड़ रहे हैं। सर कैसी बातें कर रहे हैं? एसिड थोड़ा भिड़ जाएंगे एसिड ये, लेकिन सर ये कंफर्म है ये दोनों मिलकर इसको निपटाएंगे, बिकॉज दिस इज बेस एंड दे बोथ आर एसिड। यानी अल्टीमेटली अगर तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि मेरे पास 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स हैं, तो ये जरूर देख लेना चाहिए कि उनमें से कौन किससे भिड़ने जा रहा है। तो अगर मान लीजिए एसिड और बेस की रिएक्शन हो रही है, तो जितने भी एसिड्स हैं उन सारे एसिड्स के इक्विवेलेंट्स का सम
वो बेस के इक्विवेलेंट के बराबर होगा, क्योंकि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से कहता है जो लड़ेंगे वो बराबर होंगे, जो नहीं लड़ते उनको बराबर नहीं किया जाता। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये बिल्कुल पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है कि ए बी मिलकर सी से रिएक्ट कर रहे हो, तो ऐसे में इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंगली इक्विवेलेंस ऑफ ए प्लस इक्विवेलेंस ऑफ बी इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ सी। यानी ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बहुत क्लियर है, वो ये कहता है कि भाई साहब ऐसा है, बहुत सीधी सी कहानी है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंगली जो दो लोग आपस में रिएक्ट करते हैं उनके इक्विवेलेंट्स को आपस में इक्वेट कर दिया जाता है, और जो दो लोग आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं उनके इक्विवेलेंट्स को इक्वेट नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादातर बुक्स में जो इंटरप्रिटेशन है वो ये कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का मानना यह है कि रिएक्टेंट्स के इक्विवेलेंट्स आपस में बराबर होते हैं। दिस इज द स्टेटमेंट, जबकि एक्चुअली दिस इज फॉल्स। रिएक्टेंट्स के इक्विवेलेंट्स आपस में बराबर सिर्फ तब हो सकते हैं जब वो लड़ते हो, अगर वो नहीं लड़ रहे हैं तो उनके इक्विवेलेंट्स को इक्वेट नहीं किया जाएगा। इक्वेट सिर्फ उन इक्विवेलेंट्स को किया जाएगा रिएक्टेंट साइड में जो लड़ते हैं। अगर आपके पास 10 एसिड्स हो और 10 बेस हो, तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंगली इसका मतलब ये नहीं है कि ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी बराबर ई बराबर एफ बराबर ना। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या बोलेगा कि ए बी सी डी ई एफ जी एच मिलकर वो एच आई जे एच, समझ बात? तो यानी इन सारे इक्विवेलेंट्स के एसिड्स के इक्विवेलेंट्स का सम विल बी इक्वल टू द इक्विवेलेंट्स का सम ऑफ दिस बेस। यानी जो रिएक्ट करते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, जो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं उनके इक्विवेलेंट्स को आपस में इक्वेट नहीं किया जाता। क्लियर है ये? अच्छा ये भी देखो, ऐसे भी लिख सकते हैं, जरा समझना, ए प्लस बी प्लस सी, ये रिएक्शन, और ए जो है हमारा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बी हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, और सी हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब तुम खुद सोचो, क्या बी और सी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं? ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूस करेगा। सी भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी रिड्यूस करेगा। ये क्या बात होती है? हम दोनों आपस में कैसे रिएक्ट करेंगे जब दोनों ही एक दूसरे को रिड्यूस कर रहे हैं? बात। लेकिन ये आदमी क्या बोलेगा, अगर तुम दोनों रिड्यूसिंग एजेंट हो तो मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, इसका मतलब ये हुआ तुम दोनों मुझसे रिएक्ट कर सकते हो, तुम दोनों मुझे रिड्यूस कर देना और मैं तुम दोनों को ऑक्सीडाइज कर दूंगा। बताओ समझे? यानी ऐसे में अगर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को यूज कर रहे हैं तो कैसे लिखना चाहिए? इक्विवेलेंस ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ बी प्लस इक्विवेलेंस ऑफ सी। दिस इज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। यानी लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ये कहता है कि जो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे उनके इक्विवेलेंट्स आपस में इक्वेट कर दिए जाएंगे। बहुत सीधे तरीके से अभी तुम्हें समझ में आएगा कि इस लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का कितना इस्तेमाल होगा। विदाउट नोइंग द केमिकल इक्वेशन आप आसानी से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के एनालिसिस कर पाएंगे। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े? ठीक। अच्छा अब ना एक दो चीजों की जो ऑब्वियस है कि कुछ डेफिनेशंस ऐसी हैं जो हमें अलग से नोट करके याद भी रखनी चाहिए, तो उनमें से कुछ डेफिनेशंस में लाइन से लिख रहा हूं तो मैं ध्यान रखना है। अगर आपको इक्विवेलेंस कैलकुलेट करने हो तो हमने बात की थी कि मोल्स को n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है ये वाली बात? चलिए ठीक है सर, ये पहली डेफिनेशन, पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा, अगर आपको कभी भी किसी भी सब्सटेंस का किसी रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट निकालना हो, इक्विवेलेंट वेट निकालना हो, तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए वो मॉलिक्यूलर वेट को, उस आदमी के मॉलिक्यूलर वेट को उस आदमी की उस रिएक्शन में n फैक्टर से डिवाइड कर दिया जाएगा। ये मेरा सेकंड फॉर्मूला हो गया। मुझे ये सारे फॉर्मूले बिल्कुल ध्यान रखने पड़ेंगे। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। चलिए तीसरे फॉर्मूले की बात करते हैं। तीसरा फॉर्मूला ये कहता है कि जो सॉल्यूशन की नॉर्मैलिटी होती है, ये एक नया कॉन्सेंट्रेशन टर्म आ रहा है जिसको हम याद रखेंगे, नॉर्मैलिटी। जिस तरह से तुमने मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, सारे कॉन्सेंट्रेशंस पर टर्म पढ़े थे, वैसे ही एक और कॉन्सेंट्रेशन टर्म है सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का, एंड दैट इज नॉर्मैलिटी। और इसमें जरा सा फर्क है। मोलारिटी क्या होता था? मोल्स ऑफ सोल्यूट। यहां सिर्फ इतना फर्क है, दिस इज इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट, बाकी सब कुछ सेम है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर मैं यहीं पर थोड़ा सा चेंज करूं, जरा समझना, बताओ इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट को क्या ये लिख सकते हैं n फैक्टर इनटू मोलारिटी और n फैक्टर इनटू मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स? बताओ क्या इक्विवेलेंस को मोल्स इनटू n फैक्टर लिख सकते हैं? तो मैंने इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट की जगह n फैक्टर इनटू मोल्स ऑफ सोल्यूट लिख दिया। मोल्स ऑफ
सल्यूट। अब बताइए जरा, ये मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? ये मोलारिटी बन गई भाई साहब। चलिए ठीक है, अगर ये मोलारिटी बन गई तो एक तरह से देखा जाए तो नॉर्मेलिटी और मोलारिटी का भी एक रिश्ता समझ में आता है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू मोलारिटी। ये फॉर्मूला भी मुझे ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे सॉल्यूशंस की ज्यादातर केसेस में मोलारिटीज गिवन होंगी, और अगर मुझे नॉर्मेलिटी चाहिए होगी तो उस मोलारिटी को उस सब्सटेंस या सॉल्यूट के n फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, एक और फॉर्मूला यहां पर लिख लेते हैं। चलिए, जब इतना लिखा है तो इसको भी लिख लेते हैं। ये हाँ, लिख लो बिल्कुल। अभी ये एक आध जगह यूज होगा ना तो समझ में आ जाएगा। इक्विवेलेंस of solute is equal to normality into volume of solution in liters। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एक और फॉर्मूले के साथ, सेम फॉर्मूला एकदम। इक्विवेलेंस of solute is equal to n factor into molarity into volume of solution इन लीटर्स। तुम सारे फॉर्मूले, तुम्हें हो सकता है कुछ फॉर्मूले नए से लग रहे हो, लेकिन तुम अगर ऊपर से लिंक करते रहोगे तो सब एक जैसा लगेगा। मैंने यहां पर कुछ नहीं किया, नॉर्मेलिटी को n फैक्टर इनटू मोलारिटी से रिप्लेस कर दिया बस। यानी नॉर्मेलिटी की जगह मोलारिटी इनटू n फैक्टर लिख दिया, बाकी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख दिया। मैं बताना क्या चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन हो और उसकी नॉर्मेलिटी गिवन, तो सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, दिख रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको सॉल्यूट के इक्विवेलेंट्स मिल जाए। ठीक, अगर आपको किसी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी की जगह मोलारिटी गिवन हो तो इक्विवेलेंस निकालने का तरीका क्या है कि आप सबसे पहले मोलारिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके मोल्स निकाल लाइएगा, और मोल्स को n फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंस निकाल लाइएगा, या फिर मोलारिटी को पहले नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर लीजिएगा और फिर नॉर्मेलिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके सॉल्यूट के इक्विवेलेंट्स निकाल लीजिए। मैं अभी एक आधा एग्जांपल लेता हूं, इससे और क्लैरिटी आ जाएगी। और इसी में एक आखिरी फॉर्मूला यहीं पर लिख देते हैं, उसको भी नहीं छोड़ते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट फॉर्मूला यहां लिख देते हैं। इक्विवेलेंस निकालने का एक तरीका और भी है। इक्विवेलेंस निकालने का एक तरीका ये है, इक्विवेलेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट के लिए अगर बात करें, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए एक तो यही हमारा मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, ये मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर लिख दिया हमने, तो ठीक है, फिर तो बात खत्म, फिर तो सारे फॉर्मूले हो गए, फिर नहीं चाहिए भाई। अब इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर से भी हमारा काम चल सकता है। या ऐसे लिख देते हैं, इक्विवेलेंस इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये भी लिख सकते हैं। जिस तरह से मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, वैसे इक्विवेलेंस इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है। और इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका क्या है, मॉलिक्यूलर वेट को n फैक्टर से डिवाइड किया जा सकता है। अभी मैं एग्जांपल लेता हूं तो मुझे समझ में आ जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूले ऐसे लग रहे होंगे कि बहुत सारे फॉर्मूले, कुछ भी नहीं करना। इक्विवेलेंस निकालना है तो मोल्स इनटू n फैक्टर करेंगे। मोल्स निकालने के 36 तरीके हैं, तुम्हें सारी बातें पता ही हैं। मोल्स निकालने का सॉल्यूशन फेज में क्या तरीका है, मोल्स निकालने का सॉल्यूशन फेज में तरीका है मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। यानी मोलारिटी दी जाएगी, वॉल्यूम दिया जाएगा, मल्टीप्लाई करके मोल्स आ जाएंगे, मोल्स को n फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। यानी ये सब, और ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे चाहिए किसी भी रिएक्शन में किसी सॉल्यूट या किसी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट्स, ताकि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अप्लाई कर सके और दोनों के इक्विवेलेंट्स को आपस में इक्वेट कर सके। मैं अभी एक एग्जांपल लेता हूं, तुम्हें इससे समझ में आ जाएगा। ये नोट कर लिया सब लोगों ने? यस सर। ठीक है, अब देखो जरा, अब इसका एक एप्लीकेशन करते हैं, उससे चीज ज्यादा क्लैरिटी होगी इसमें। सोचते हैं जरा, 100 ml 0.1 मोलर KMnO4, या IIT में पूछा गया, सीधे सवाल कर रहे हैं। एक सवाल बड़ा अच्छा सब्जेक्टिव सवाल पूछा गया है, उसी से शुरुआत करते हैं। 100 ml 0.1 मोलर KMnO4 reacts
कंप्लीटली विद 0.05 मोलर, ये देखते हैं, मतलब बड़ा अच्छा सवाल है, 0.05 मोलर FeC2O4 solution in acidic medium. Find out the volume of FeC2O4 solution consumed. ये जेई में पूछा गया एक सब्जेक्टिव सवाल है, अब इसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा, बट कॉन्सेप्ट यही था। और बड़ा अच्छा सवाल, मतलब इस सवाल को अगर तुम समझ गए ना तो तुम समझ लो कि इस चैप्टर में जो सबसे मुश्किल बच्चों को लगता है ना, वो यही चीज लगती है। अब वो मुश्किल क्यों लगेगी वो तुम्हें अभी मैं बताता हूं। ये सवाल तुम सोच के बताओ, सवाल में क्या KMnO4 के मोल्स दे रखे हैं? देखो, अब ये सब चीजें जो पुरानी हो चुकी है उनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमें पता है कि अगर आपने सोल्यूशन का वॉल्यूम और मोलारिटी दे रखी है तो सीधे मल्टीप्लाई करके मुझे सोल्यूट के मोल मिल जाते हैं। यानी मुझे KMnO4 के मोल्स पता है। अच्छा, KMnO4 के मोल्स पता है तो FeC2O4 के कितने मोल होंगे, क्या ये निकाला जा सकता है अगर रिएक्शन बैलेंसिंग होती तो? समझो बात को, मतलब मेरे कहने का मतलब है, क्या मैं ये कर सकता हूं? अब एक काम करते हैं यार, एक काम करते हैं, इस सवाल से जस्ट पहले यही सवाल किसी और फॉर्म में करते हैं ताकि और आसानी से समझ में आए। सेम सवाल लिखते हैं और सिर्फ डेटा बदल देते हैं। फाइंड आउट द मोल्स ऑफ FeC2O4 consumed during the reaction of 0.1 molar 100 ml। नहीं, इसको भी मोल्स में रखते हैं, बाजी नहीं करेंगे। और ये मोल्स के फॉर्म में आया था भाई, इस फॉर्म में सवाल आया था, इस फॉर्म में नहीं। अब फाइंड आउट द मोल्स ऑफ FeC2O4 consumed during reaction of 2 moles of KMnO4 in acidic medium। ये एक सवाल लेते हैं और फिर ये ऊपर वाला सवाल करने की कोशिश करेंगे। पहले नीचे वाला करते हैं। तुम्हें बताओ, क्या तुम्हें नहीं लगता दो लोग आपस में रिएक्ट कर रहे हैं? ठीक, दो लोगों में एक आदमी के मोल दे रखे हैं और दूसरे के मोल निकालने, यही सवाल है। तो सर ये तो बड़ा आसान सवाल होता है, आप अभी रिएक्शन दे दीजिए, हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए मैं आपको रिएक्शन दे देता हूं। अभी अब जरा समझ कैसे समझा रहा हूं मैं। मेरे पास FeC2O4 है और मैं आपको रिएक्शन में सिर्फ इतना बता रहा हूं कि भाई ये रिएक्शन हो रही है एसिडिक मीडियम में, ये चल रहा है, ये रिएक्शन। तुम कहोगे सर बस अब हो गया हमारा काम। अच्छा, अब ये बताओ, अगर ये रिएक्शन बैलेंस कर ले तो क्या ये बता सकते हो KMnO4 का 1 मोल कितने मोल FeC2O4 से रिएक्ट कर रहा है? तो फिर KMnO4 के 2 मोल कितने मोल से रिएक्ट करेगा बता देंगे? मान लो मैं तुम्हें बैलेंसिंग दे देता हूं, यहां 5 आ रहा है, यहां 3 आ रहा है, सपोज ये बैलेंस इक्वेशन। अब बताओ इस सवाल का आंसर क्या हो? KMnO4 के 2 मोल रिएक्ट कितने FeC2O4 से करेंगे, यही सवाल है। बैलेंसिंग क्या कहती है कि अगर KMnO4 के 3 मोल लेके आओगे तो FeC2O4 के कितने मोल रिएक्ट करेंगे? 5। तो अगर KMnO4 का 1 मोल लेके आओगे तो FeC2O4 के 5/3। अगर KMnO4 के 2 लाओगे तो FeC2O4 का 5/3 into 2। सर 10/3 आंसर आएगा, बात खत्म। बताओ समझे कि नहीं? लेकिन सर तब आएगा ना जब यहां 5 और 3 लिखा हो। भाई ये सब तो तभी होगा ना जब 5 3। उसने तो सर सवाल में कुछ दिया ही नहीं, वो तो आप कह रहे हैं कि यहां 5 और 3 लगा देंगे। क्यों तुम नहीं लगा सकते 5 और 3? नहीं सर, हम कैसे लगा सकते हैं? क्यों, बैलेंसिंग करनी नहीं आती? आती है सर, रिएक्शन तो लिखिए। अरे बैलेंस किसको करेंगे जब रिएक्शन ही नहीं लिखी, तो बैलेंस किसको करेंगे? सर ये 5 और 3 हमें नहीं पता, आप लगा के दे दोगे तो मैं बोल दूंगा। 3 मोल 5 से करते हैं तो 2 मोल 10/3 से रिएक्ट करेंगे, सवाल का आंसर खत्म, खेल खत्म। यही सवाल आया था आईटी पेपर। लेकिन वो ये रिएक्शन लिख के नहीं देगा, मतलब एटलीस्ट वो ये बैलेंसिंग लिख के बिल्कुल नहीं देगा। आप ये मान के चले कि कोई बैलेंसिंग आपको नहीं पता है, ना यहाँ 3 आएगा ना यहाँ 5 आएगा, मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैं सवाल का आंसर 10/3 ला के दिखा सकता हूं। उसका रीजन क्योंकि मुझे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का आइडिया, मुझे ये तो समझ में आता है कि KMnO4 और FeC2O4 आपस में भिड़ रहे हैं। बताओ ठीक है? और अगर ये दोनों आपस में भिड़ रहे हैं तो दोनों लोगों के इक्विवेलेंट्स बराबर होने चाहिए। ठीक है, यानी जितने KMnO4 के इक्विवेलेंट्स होने चाहिए उतने FeC2O4 के होने चाहिए। चलिए अब इस सवाल को अगले तरह से करने की कोशिश करते हैं और एक बार अकल लगाते हैं। KMnO4
वो हाँ करके देखो जरा, FeC2O4 से रिएक्ट कर रहा है एसिडिक एनवायरनमेंट में। बताओ जरा, KMnO4 के कितने मोल दे रखे हैं? 2 मोल। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है? जितने इक्विवेलेंट्स KMnO4 के होंगे उतने ही इक्विवेलेंट्स FeC2O4 के होंगे। क्या KMnO4 के मोल से इक्विवेलेंट्स निकाले जा सकते हैं? याद करो, मोल से इक्विवेलेंट जानने का रास्ता इनटू एन फैक्टर। क्या तुम्हें KMnO4 का एन फैक्टर पता? अब तुम एक एक करके देखते जाना कि ये चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के टफेस्ट चैप्टर में काउंट क्यों किया जाता है। एक एक करके तुम्हें समझ में आएगा। पहला यहीं फंस गया सर, 50% बच्चे गिर गए। क्यों? क्योंकि सर वो ये याद करके नहीं जाते कि KMnO4 का एसिडिक मीडियम एन फैक्टर 5 होता। ये एक एक चीज समझ लीजिए। आप समझते जाइएगा चैप्टर मुश्किल क्यों है। ये बात याद है, बताई गई थी कि एसिडिक मीडियम में KMnO4 का एन फैक्टर 5 लिखा जाता है। यानी ये सर हमें पूरा प्रॉपर तरीके से सारी बातें याद है, यहां 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? ये याद आ रहा है आदित्य बेटा? KMnO4 का एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर 5 होता है क्योंकि मैग्नीज +7 से +2 में कन्वर्ट होता है। शाबाश। यानी कि KMnO4 के मोल्स 2 दे रखे हैं, एन फैक्टर 5 है, तो उसके इक्विवेलेंट्स कितने होंगे? 10। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है? जितने मेरे उतने आपके। यानी अगर मेरे 10 तो आपके भी 10 इक्विवेलेंट्स होंगे। आ गया आंसर। FeC2O4 के 10 इक्विवेलेंट्स कंज्यूम होंगे। वो क्या कह रहा है? पागल हो क्या? इक्विवेलेंट्स थोड़ी ना निकालने, मोल्स निकालने। अरे हमने कहा उल्टा चलो ना, अब यहां से ऊपर चलते हैं। जब मोल से इक्विवेलेंस के पास आना था तो एन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया था, और जब इक्विवेलेंस से मोल के पास जाना हो तो एन फैक्टर से। लेकिन किसके एन फैक्टर से? FeC2O4 के। सर अब FeC2O4 का एन फैक्टर बताइए। एन फैक्टर कितना है? अब तुम समझते जाना ये चैप्टर क्यों मुश्किल। एक एक चीज जो बच्चों को याद नहीं रहेगी वो सारा चैप्टर मुश्किल बन जाएगा। और जो बच्चे जितना कराया जाता है वो याद करके आते हैं या समझ के आते हैं, उनको कोई मुश्किल नहीं लगती। तुम याद करो, FeC2O4 अगर KMnO4 से रिएक्ट कर रहा है तो KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो FeC2O4 को ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करेगा। सोच के जल्दी बताओ, FeC2O4 में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2, क्योंकि ऑक्सीलेट -2 होता है तो आयरन +2 होगा। अगर इस आदमी को कोई ऑक्सीडाइज करे तो आयरन किस में चला जाएगा? +3 में। याद है आयरन की बड़ी वाली ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। दूसरी बात याद करो जरा, सर अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो ऑक्सीलेट आयन पक्का CO2 बनाता है। कुछ याद आ रही है बात? ऑक्सीलेट ऑक्सीडेशन के बाद हमेशा CO2 में कन्वर्ट होगा। और अगर ऑक्सीलेट हमेशा और ये सब वो सवाल में नहीं बताएगा, और इसी वजह से तकलीफ होती है बच्चों को, क्योंकि ये चैप्टर मुश्किल लगता है। लेकिन सोचो जो बच्चा सब कुछ समझ के गया और याद करके गया, उसको सारी चीजें क्लियर है। सर जो आदमी अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, वो पक्का अपनी हायर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कन्वर्ट होगा, यानी आयरन ऑक्सीडाइज होगा। और दूसरी बात, ऑक्सीलेट भी ऑक्सीडाइज होगा किसमें? CO2। अब जरा चेक करते हैं। सर ये तो देखिए ऑक्सीडेशन है, बताइए जरा इसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? सर नाम पूछते हैं, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, बताओ क्या आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है? हो रहा है। कार्बन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, जरा चेक करो। ऑक्सीलेट में कार्बन 3 कई बार निकाल चुके हो, और CO2 में बताओ क्या आयरन ऑक्सीडाइज हुआ? क्या कार्बन भी ऑक्सीडाइज हुआ? सर ये तो मेरी थर्ड कैटेगरी की फर्स्ट सब कैटेगरी का सॉल्ट है जिसमें एक से ज्यादा लोग ऑक्सीडाइज होते हैं। और जब एक से ज्यादा लोग ऑक्सीडाइज हो तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स को जोड़कर एन फैक्टर निकाला जाता है। कैसे निकालेंगे? 2 से 3, 1 का चेंज, 1 की वजह से 1 छोड़ते हैं। 3 से 4, 1 का चेंज, 1 की वजह से, और 2 कार्बन है तो 2 से मल्टीप्लाई, टोटल चेंज। सो द एन फैक्टर ऑफ आयरन ऑक्सीलेट इज। अब तुम देख लो इस चैप्टर में क्या मुश्किल। जिसको याद था, जिसको पता था, वो ओरली विदाउट नोइंग द केमिकल रिएक्शन सवाल सॉल्व कर सकता है, और जिसको नहीं आता है वो मस्त हो जाएगा, परेशान रहे। अब आप देख लीजिए, आप तुम लोगों ने तो कल ही पढ़ा था, तुम आज भूल गए। समझ लो बात को? तो जो लोग इसको नहीं पढ़ते होंगे या वो ये इस तरह के सवाल को इस तरह से देखेंगे तो क्या सोचेंगे, यार ये 3 कहां से आ गया? अब बताओ कितने से डिवाइड करना है? तो 10 डिवाइडेड बाई 3, यही आ रहा था आंसर, यही आना। कोई इक्वेशन नहीं आती मुझे, कुछ नहीं जानता मैं, लेकिन फिर भी ये सवाल कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे एक्चुअली लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का बात समझ में आती है कि जब भी भिड़ोगे इक्विवेलेंस बराबर होंगे, और इक्विवेलेंस निकालने के लिए मोल से शुरू करेंगे, तो मोल से इक्विवेलेंस पर आने के लिए आपको एन फैक्टर चाहिए ही चाहिए। इसलिए हमने 3 क्लास एन फैक्टर कैलकुलेशन में बर्बाद की है, ताकि एन फैक्टर से दिक्कत ना हो हमें। लेकिन उसके लिए सारी बातें समझ में आनी चाहिए। यानी जब KMnO4 आयरन ऑक्सीलेट से रिएक्ट करेगा तो KMnO4 का बिहेवियर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होगा,
और आयरन ऑक्सलेट का बिहेवियर रिड्यूसिंग एजेंट का होगा। और मैं तुम्हें कम से कम एक रफ इक्वेशन, जितना मैं लिख सकता हूं उतना तो लिख के दिखा सकता हूं, और इतना तुम सबको भी लिखनी चाहिए। KMNO4 आयरन ऑक्सलेट से रिएक्ट कर रहा है अगर एसिडिक मीडियम में, तो देखो मैं क्या क्या लिख सकता हूं, तुम बताना मैं सही लिख पाता हूं कि नहीं। क्या Mn+2 लिख सकता हूं? कुछ नहीं याद है तुम लोगों को, सब लल्लू एकदम। एसिडिक मीडियम में मैग्नीज +7 से किस में जाता है? मतलब जो चीज याद करने के लिए बोली है बस उसी को याद मत करना। ये बोला था ना KMNO4 के तीनों मीडियम्स में एन फैक्टर याद होने चाहिए, तो एसिडिक मीडियम एन फैक्टर 5 था और बताया गया था मैग्नीज +7 से +2 में कन्वर्ट होता है, यानी ये मैग्नीज +2 में चला जाएगा। किसने किया मैग्नीज के +7 को +2 में रिड्यूस? इसने किया। ठीक, और क्या क्या लिख सकते हैं? सर आयरन यहां +2 में है, KMNO4 इसको उछाल के किस में ले जाएगा? +3 में। दूसरी बात, सर कार्बन यहां +3 में है, पक्का ऑक्सीडेशन के बाद ऑक्सीलेट किस में कन्वर्ट होता है? इतना तो मैं लिख सकता हूं सर, इतना तो मैं अकलमंद हूं, ये रिएक्शन इतनी लिख सकता हूं, क्योंकि इतना मुझे पता है कि मैग्नीज पक्का 2 में जाएगा, आयरन उछल के 3 में जाएगा और ऑक्सीलेट उछल के CO2। लेकिन क्या इतना लिखने से रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी? नहीं, क्योंकि बैलेंसिंग के लिए तो आपको एक एक एलिमेंट का राइट हैंड साइड में आइडिया होना चाहिए, जो कि नहीं दे रखा है। तो ये सवाल मोल 1 से नहीं किया जा सकता, ये सवाल तो मोल 2 से ही होगा। और मोल 2 में भी सर क्योंकि दो लोग आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो दोनों के इक्विवेलेंट्स आपस में इक्वेट कर रहे होंगे। आयरन ऑक्सीलेट के इक्विवेलेंट्स को KMNO4 के इक्विवेलेंट से इक्वेट करना है। सवाल में KMNO4 के इक्विवेलेंट्स आपने दे रखे हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में। कैसे? क्योंकि सर मोल दोगे, एन फैक्टर मुझे पता है, मैं इक्विवेलेंट्स निकाल लाऊंगा, और जैसे इक्विवेलेंट्स पता चलेंगे मैं उन इक्विवेलेंट्स को FeC2O4 के इक्विवेलेंट से इक्वेट कर दूंगा। FeC2O4 के इक्विवेलेंट्स पता चलेंगे, एन फैक्टर से डिवाइड करके उसके मोल्स पता चलेंगे, और इस सवाल का आंसर खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सब करने के लिए मुझे बहुत कुछ पहले से पता होना चाहिए। कुछ समझ पा रहे हो? अभी और एग्जांपल लेते हैं। यस सर। आसान है एकदम, लेकिन और ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। हम जब और लेवल और चेंज दूसरे लेवल पे चलेंगे, अभी तो नहीं, लेकिन आगे जब डबल टाइट्रेशंस, इंडिकेटर्स, बैक टाइट्रेशंस वगैरह इन सब के बारे में बात करेंगे, तो एक अलग ही लेवल होगा। लेकिन ये इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा है। मतलब ऐसा लगता है इक्वेशन नहीं है, तो ये कैसे पता चल गया कि मेरे 2 मोल तुम्हारे 10 मोल खाएंगे? पता चल गया। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का आइडिया है। हमें एन फैक्टर कैलकुलेशंस और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पर पूरा भरोसा है। विदाउट नोइंग द केमिकल इक्वेशन आप एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक, लेते हैं। अच्छा, अभी वो वाला भी सवाल जो हमने किया था, चलिए उस सवाल पे दोबारा आ जाते हैं। चलिए अब जरा बताइए, ऊपर वाला जो सवाल लिखा था हमने, क्या ये बिल्कुल सिमिलर सवाल नहीं? आकर लगाना जरा, बिल्कुल सिमिलर। सोचो जरा, क्या तुम्हें ऊपर वाले सवाल में KMNO4 के मोल्स दे रखे हैं? अब तुम कहोगे सर मोल्स कहां दे रखे हैं? अरे तो मोल्स के लिए मोलारिटी और वॉल्यूम दोनों दे रखे हैं। मोलारिटी इनटू वॉल्यूम मोल ही तो होता है, तो इसका हाँ वो अलग बात है, इसको लीटर में ले लेंगे तो मोल्स आ जाएंगे। अगर लीटर में नहीं लोगे तो मिली मोल्स आ जाएंगे, है ना? तो जैसे भी चाहें। तो दिस इनटू दिस मोल्स। क्या KMNO4 का एसिडिक मीडियम एन फैक्टर पता है? 5। तो इसका मतलब मोल्स से इक्विवेलेंट्स आ गए। वही सेम चल रहा है एकदम। इस बार मोल्स डायरेक्ट नहीं गिवन है, इनडायरेक्ट गिवन। ये नीचे वाले सवाल में मोल्स डायरेक्ट गिवन थे। तो अब तुम्हें सवाल मुश्किल लग सकता है, अदरवाइज सीधी कहानी है सर। मोल्स आपने यहां पर भी दे रखे हैं, मोल्स आपने यहां पर भी दे रखे हैं। यहां पर भी आपने आयरन ऑक्सीलेट के मोल्स पूछे और यहां पर भी आयरन ऑक्सीलेट के मोल पूछे। सोचो जरा, आयरन ऑक्सीलेट इस KMNO4 के मोल्स की मदद से क्या आयरन ऑक्सीलेट के मोल्स निकल आएंगे जैसे नीचे निकले थे? और उन मोल्स को आयरन ऑक्सीलेट की मोलारिटी इनटू वॉल्यूम से इक्वेट कर दोगे, वॉल्यूम आ जाएगा। यही तो निकालना है। एक बार करके देखो जरा, अकल लगाओ, करके देखो। इसको यहीं करते हैं, इसी जगह पे करेंगे, छोटी सी जगह में। KMNO4 के इक्विवेलेंट्स कितने होंगे? मिली इक्विवेलेंट्स कितने होंगे? मिली इक्विवेलेंट्स होंगे 100 इंटू 0.1 इंटू 5। बताओ ठीक है? चेक करो। मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KMNO4। मिली क्यों कह रहा है? क्योंकि वॉल्यूम इज इन मिलीलीटर। तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KMNO4 विल बी वॉल्यूम इंटू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। वो समझ में आया? इतना हिस्सा क्या है? मोल्स। इंटू 5 क्या है? इक्विवेलेंट्स। क्योंकि एन फैक्टर से मोल्स को मल्टीप्लाई करके क्या निकल आते हैं? इक्विवेलेंट्स। और यही इक्विवेलेंट्स किसके होने चाहिए? FeC2O4 के। अब जरा FeC2O4 पर चलते हैं। क्या उसका वॉल्यूम गिवन है? नहीं गिवन है, वही तो निकालना है। इनटू क्या उसकी मोलारिटी गिवन है? गिवन है। और क्या तुम्हें उसका एन फैक्टर याद है? हाँ सर अभी तो निकाला। क्या अननोन है? निकाला है। अब क्या क्या, लेकिन है तो एक लाइन का, कुछ करना नहीं, लेकिन
क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि सर मुझे सारी बातें पता है। KMnO4 एसिडिक मीडियम में 5 एन फैक्टर शो करता है। मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोल्स आ जाएंगे, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। उसको आयरन ऑक्सलेट के इक्विवेलेंट से इक्वेट करते वक्त आयरन ऑक्सलेट का एन फैक्टर चाहिए होगा, जो मुझे पता है। ऑक्सीडाइज होने के बाद आयरन ऑक्सलेट का एन फैक्टर 3 निकल के आता है। वो पूरा जिसको पता है वो कर पाएगा, जिसको नहीं पता उसके लिए मुसीबत है सवाल, क्योंकि एक एक चीज नहीं लगेगी। वो कहेगा साला 5 तो कहीं दिया ही नहीं, कहां से लिखा? सवाल में तो दिया ही नहीं। ये 3 कहां से लिख दिया? ये 3 तो कहीं नहीं दे रखा। अब जिसको आइडिया ही नहीं है कि 5 और 3 वो एन फैक्टर्स हैं जिनको निकालना सीखा जाता है, जो जरूरी आना, वो सवाल नहीं करता। अब आप देख लीजिए, एक लाइन का सवाल है, वॉल्यूम खट से निकल आएगा, आईआईटी के पेपर में 4 नंबर दे देगा। इवन एडवांस लेवल पर ये सवाल पूछेगा। आप सोचिए, मेंस लेवल पर तो आप सोच भी नहीं सकते वो आजकल क्या पूछता है। इतने फर्जी, लिमिट नहीं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन, अभी मैंने परसों एक यूट्यूब पे एक डिस्कशन की थी आईआईटी के पेपर की। अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन की रिएक्शन हो रही है, नाइट्रोजन के मोल दे रखे हैं और अमोनिया के मोल दे रखे हैं, पूछा नाइट्रोजन कितनी बचेगी, बैलेंस इक्वेशन लिख के घटा घटो। ये तो मेंस का लेवल आप सोचिए। तो ये तो मेंस लेवल पर भाई नहीं, मतलब समझ मेंस लेवल, ये तो एडवांस लेवल के सवाल हो गए। और ये सब इतने, अब इसको एडवांस समझते हो तो एडवांस समझ लो, लेकिन ये सीखा कब जा सकता है? इसको सीखने की अपनी एक सेट फॉर्मेट है, वो वही है कि आपको एक लाइन से सारी बातें समझ में आती जाए और एक लाइन से सारी बातें दिमाग में रहें, तो आप कर पाएंगे। वरना आप बिल्कुल छटपटाएंगे कि यार ये जब कुछ दिया ही नहीं तो सॉल्व कैसे करें। अब जैसे मैं एक आध सवाल और लेता हूं। अक्षरा समझ में आया बेटा? यस सर। पहले बहुत आते थे और नहीं, आईआईटी के पेपर में। अक्षरा समझ में आया बेटा? यस सर। अनिकेत? यस सर। वैभव? यस सर। वैभव, बाकी बच्चे कहाँ हैं तेरे क्लास के? सर और ऑनलाइन ही है। कहाँ ऑनलाइन है यार? ऑनलाइन तो एक भी नहीं दिख रहा इनमें से। भाग गए वो। सर चले गए होंगे। हाँ, वो सेंटर से भाग गए। तू घर से कर रहा है? यस सर। सर आज घर से ही कर नहीं सर, दिया। इधर ही है, हम तो सेंटर पे ही हैं। तो क्या एक साथ सब एक ही मोबाइल में घुसे हुए हो क्या? नहीं सर, 3-3 है। 3 तो नाम तो एक ही अनिकेत दिख रहा है बस। सर और भी है सर। और सर, कौन मैं है? नितिन। अच्छा, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहा है। चलो खैर, चलिए और करते हैं। एक सवाल और लेते हैं, बिल्कुल सिमिलर टाइप का सवाल लेते हैं। फाइंड आउट द मोल्स ऑफ SnC2O4 consumed with 2 moles of KMnO4 in acidic medium। बताइए। सेम, बिल्कुल सेम, बिल्कुल कर सकते हैं सर। आप बैलेंस इक्वेशन लिख दीजिए, हमारा काम चल जाए। जैसे ही आप बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे हम कर लेंगे। आप बैलेंस इक्वेशन लिख दीजिए, कर लेंगे। लेकिन बैलेंस इक्वेशन तो लिखी नहीं जाएगी, तो सवाल वही है कि जो SnC2O4 है वो KMnO4 से रिएक्ट कर रहा है एसिडिक मीडियम। इससे ज्यादा तो मुझे कुछ बताया नहीं गया। तो बताओ राइट हैंड साइड में तुम क्या क्या लिख सकते हो, बताओ। हालांकि वो इक्वेशन नहीं बनेगी, बस एक आइडिया सा लगेगा कि चलो ठीक, Mn एसिडिक मीडियम में +2, ऑक्सलेट पक्का CO2 प्लस सर SN+4। SN+2 +4, क्योंकि SN तो यहां ऑलरेडी +2 में है और टिन की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +4। ठीक है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है? इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ SnC2O4। चलिए, क्या KMnO4 के इक्विवेलेंट्स दे रखे? हाँ सर, मोल्स दे रखे हैं और एन फैक्टर एसिडिक मीडियम में 5। इतने ही किसके इक्विवेलेंट्स होने चाहिए? SnC2O4 के। तो SnC2O4 के इक्विवेलेंट्स अगर इतने ही हैं तो मोल्स x मान लेते हैं। एन फैक्टर कितना हुआ? मोल्स इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना हुआ SnC2O4 का? 1 नहीं, 2 है यहाँ। 2 से 4, 2 से 4, हाँ 2 से 4 यानी 2 का चेंज एक टिन की वजह से, और एक ही टिन है। और सर N फैक्टर 4 हुआ। एन फैक्टर 4 आएगा। कार्बन यहाँ 3 है,
यहाँ कार्बन 4 है, 2 से 3 ऐसे ही हो रहा है ना, 2 से 4 अलग से लिख लेते हैं, SnC2O4 जा रहा है Sn+4 प्लस CO2 में, यहाँ टिन 2 है, कार्बन 3 है, यहाँ कार्बन 4, 2 से 4 2 का चेंज 1 की वजह से और 1 ही टिन है, 3 से 4 1 का चेंज 1 की वजह से 2 कार्बन है, दोनों लोगों ने छोड़े हैं तो जोड़े जाएंगे और एन फैक्टर क्या आ जाएगा 4। तो इसका मतलब ये हुआ x इंटू 4, सो x इज इक्वल टू 5/2 मोल्स। आप देख लीजिए बिना बैलेंस इक्वेशन या बिना किसी इक्वेशन के आप दोनों के मोल्स कैलकुलेट कर पा रहे हैं। लेकिन क्या क्या आना चाहिए ये देखो, मतलब ये मत देखो कि कर क्या रहे हैं, ये देखो कि तुम्हें आना क्या चाहिए, ये मुश्किल क्यों है ये देख लो बस। क्योंकि अगर ये इस चीज पर कोशिश कर ली जाए कि सर ये मुझे मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे ये याद ही नहीं हो रहा कि भाई ऑक्सिलेट हमेशा CO2 में कन्वर्ट होगा, जो भी, तो अगर आप उस पर थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आपके लिए चीज आसान होगी। वरना ये आप देख लीजिए, ये सवाल जो है ये मोल 1 से भी किया जा सकता है। आप देखिए मोल 1 से कैसे करेंगे, मैं यहां बैलेंसिंग लिख के दिखाता हूं, यहां 5 लगाऊंगा, यहां 4 लगाऊंगा। आप बताओ इस सवाल का आंसर कैसे होगा? यानी 4 मोल 5 से रिएक्ट करते हैं, तो 1 मोल 5/4 से करेंगे, तो 2 मोल 10/4 से करेंगे, आ गया 10/4, 5/2 आ गया। लेकिन सर वो तभी होगा ना जब मैं 5 और 2 लिखा होगा, जब 5 और लिखा ही नहीं होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे सॉल्व करेंगे। यानी आपको बैलेंस इक्वेशन का आइडिया नहीं है लेकिन फिर भी आप ये सवाल कर पा रहे हैं। अच्छा, दूसरी एक बात और सुन लेते हैं, वो भी आसान बात है। जब कभी भी दो लोग आपस में रिएक्ट करते हैं तो आप चाहें तो इस बात को भी याद कर सकते हैं, ए और बी अगर आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और ए का एन फैक्टर इस रिएक्शन में x और बी का एन फैक्टर इस रिएक्शन में सपोज y, तो इनके एन फैक्टर्स का जो रेशो होगा उसका जस्ट रिवर्स इनका मोलर रेशो होगा। दिस इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, दिस विल बी y एंड दिस विल बी x। उसका रीजन क्यों? मोल्स इनटू एन फैक्टर क्या होता है? इक्विवेलेंट्स, y इंटू x, xy, मोल्स इंटू इक्विवेलेंट्स, इक्विवेलेंट्स xy, दोनों के इक्विवेलेंस बराबर, और दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो दोनों के इक्विवेलेंस आपस में बराबर होने भी चाहिए। यानी लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को इंटरप्रेट करने का एक और तरीका है कि जब दो लोग आपस में रिएक्ट करेंगे तो उनके एन फैक्टर्स का जो रेशो होगा उसका जस्ट रिवर्स उनका मोलर रेशो। और इसलिए मैं यहां फटाफट बैलेंसिंग कर भी आ रहा हूं। तुम सोचोगे सर को याद है क्या 5-4 ना? मुझे इनके एन फैक्टर याद है। KMnO4 का कितना था? 5, तो यहाँ 5 लिख दिया, और SnC2O4 का कितना निकला? तो यहाँ 4 लिख दिया। समझ लो बात को? तो मुझे इनके एन फैक्टर्स पता है, मैंने खट से उल्टा करके, और अब क्योंकि बैलेंस हो गई तो अब तुम वैसे कर लो। लेकिन वैसे भी करने में वो तो पता होना चाहिए ना कि ये 4 होता है, ये 5 होता है। यानी कहानी सारी वही है कि सर वो घुस के जब आप जाएंगे तभी बात समझ में आएगी। आपको करना जैसे कर लीजिए, बट इन रिएक्शन को बैलेंस भी करने के लिए आपको इनके एन फैक्टर का आइडिया होना चाहिए। तो अब आप ये समझ लीजिए कि आपको एन फैक्टर्स में क्या क्या पता होना चाहिए, एन फैक्टर कैलकुलेशंस के बारे में क्या क्या करना चाहिए, तभी ये सवाल हो पाएंगे। नॉर्मैलिटी को अब एक आध सवाल नॉर्मैलिटी से लिंक कर लेते हैं, चलिए, ताकि याद रहे कि नॉर्मैलिटी को वॉल्यूम से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट किए जा सकते हैं। तो चलो वो वाली भी बात कर लेते हैं। फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ NaOH which is 0.5 molar consumed for complete neutralization of 100 ml 0.1 normal HCl solution। बताइए। अब ये तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कैसे भी कर सकते हैं सवाल को, लेकिन फिर वही है सर, दो लोग आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों के इक्विवेलेंट्स को आपस में इक्विट कर देते हैं। कौन से दो लोग हैं बस उतना देख लेते हैं। कौन लोग आपस में रिएक्ट कर रहे हैं? एक HCl है और उसके साथ रिएक्ट कौन कर रहा है? NaOH। मुझे कोई रिएक्शन नहीं लिखनी, बस मुझे इतना पता है दो लोग, और जब दो भिड़ते हैं तो दोनों के इक्विवेलेंट्स आपस में बराबर होते हैं। तो लॉ ये कहता है कि इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl, इक्विवेलेंट्स या मिली इक्विवेलेंट्स, अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में दे रखा है तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH। बताओ ये ठीक लिख रहा हूं मैं? दिस इज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। दो लोग रिएक्ट करेंगे, दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे। अब तुम ही बताओ किसके दे रखे, किसके निकालने, चेक करो जरा। क्या मुझे NaOH की मोलारिटी गिवन है? अच्छा, क्या उसका वॉल्यूम पता है? नहीं। तो इसका मतलब हुआ उसका वॉल्यूम निकालने के लिए HCl के मिली इक्विवेलेंट्स गिवन होने चाहिए, फिर तभी NaOH का वॉल्यूम तक पहुंचेंगे। क्या HCl का वॉल्यूम और नॉर्मैलिटी गिवन है? और नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम डायरेक्ट क्या दे देता है? इक्विवेलेंट्स। चेक करो जरा,
नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन क्या थी? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंस अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो इक्विवेलेंस इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तो सर इस बार तो आपने डायरेक्ट नॉर्मेलिटी दे रखी है, तो साफ समझ में आता है कि HCl के जो इक्विवेलेंस होंगे या मिली इक्विवेलेंस होंगे, आप जो भी बोलना चाहें, मिली इक्विवेलेंस ऑफ HCl दे आर इक्वल टू 100 इंटू 0.1। क्या इस बार एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना चाहिए HCl के? नहीं सर, नॉर्मेलिटी दे रखी। अगर ये मोलैरिटी होती तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम मोल्स आता और फिर उसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता। बात समझ रहे हो? लेकिन ये तो सीधे नॉर्मेलिटी दे रखी है, तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम आपको सीधे क्या दे देंगे? इक्विवेलेंस। और वही किसके बराबर होने चाहिए? मिली इक्विवेलेंस ऑफ NaOH। मिली इक्विवेलेंस ऑफ NaOH। अब बताइए जरा NaOH के बारे में क्या क्या दे रखा है? NaOH का वॉल्यूम V मान लेते हैं, मोलैरिटी दे रखी है भाई साहब, तो क्या ये इक्विवेलेंस हुए? ये मोल्स हुए। तो इक्विवेलेंस निकालने के लिए, और NaOH बेस है, और बेस का NaOH एज अ बेस एन फैक्टर हमेशा जितना OH दिया, भूल गए? बेस का एन फैक्टर कैसे निकलता है? OH को देखकर कितने OH, तो फिर एन फैक्टर 1 हो गया। दिस इज 1। अननोन क्या है? V कैलकुलेट कर लीजिए, यह आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 0.05। कितना आ जाएगा? आंसर आराम से समझ के देखो, थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, लेकिन तुम समझने की कोशिश करो, मुश्किल नहीं है। मतलब मैं, अगर हम इस पूरे खेल में, इस पूरे प्रोसेस में इतना ही समझ जाएं इस चैप्टर के बारे में कि सीखा तो जा सकता है, तो भी पर्पस सॉल्व, क्योंकि इसको बाद में बहुत डिटेल में करना है हमें ना। लेकिन कम से कम इतना दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाए कि ये ऐसा हवा नहीं है कि फिजिकल केमिस्ट्री के टफेस्ट चैप्टर में इसको काउंट किया जाता है। एज सच ये इतना हवा नहीं है, तो इतना ही पर्पस सॉल्व हो जाएगा। लेकिन फिर वही है, ये कर सीख वो बच्चा सकता है जिसको एक आध चीजों की बिल्कुल क्लैरिटी। अब जैसे हम सोच के बैठ गए NaOH का एन फैक्टर, इससे काम नहीं चलेगा। ये बिल्कुल क्लैरिटी है सर। एसिड्स का एन फैक्टर H देख के निकलता है, बेस का एन फैक्टर OH को देखकर निकलता है, और सॉल्ट्स का एन फैक्टर कैटेगरीज में डिवाइड करके। अगर इतनी क्लैरिटी है फिर तो झंझट खत्म। उसके बाद छोटे मोटे फॉर्मूले खटाखट इक्विवेलेंस लगाते जाइए, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को बुलाते रहिए, आंसर निकालते रहिए विदाउट नोइंग द केमिकल इक्वेशन। जो भिड़ेगा उसके इक्विवेलेंस आपस में बराबर होंगे। इतनी सी एक बात समझनी बस। समझ में आया भाई? लवली, समझ में आया बेटा? Yes, sir. आगे बढ़े, चलिए एक कैटेगरी और कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक कैटेगरी और, वो भी इसे कुछ नया नहीं है, सेम सब कुछ, बस थोड़ी सी चेंज, हल्का सा चेंज सवालों को पूछने का तरीका। मेटल ऑक्सीडाइजेस इनटू इट्स ऑक्साइड। ऐसी ऐसी बस, अब मुझे डेटा याद नहीं तो ऐसे सिर्फ समझ, द वेट ऑफ मेटल इज, ताकि ज्यादा गंदा ना लगे ऐसे कुछ भी ले लेते हैं, 10 ग्राम्स, एंड द वेट ऑफ इट्स ऑक्साइड इज, कुछ भी ले लेते हैं, 14.5 ग्राम। फाइंड आउट the equivalent weight of metal। बिल्कुल अलग, एक अलग कैटेगरी, बट कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिमिलर। मेटल जो है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। अब जल्दी से सोच के बताओ, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या रिएक्शन हो रही है? एक रफ रिएक्शन, क्योंकि मेटल नहीं है तो फिर आप कोई रिएक्शन तो लिख नहीं सकते, लेकिन कम से कम एक रफ आइडिया कि सर मेटल रिएक्ट्स विद व्हाट, जिससे ऑक्साइड बना? ऑक्सीजन। इसका मतलब हुआ सर एक रफ आइडिया मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये, बिल्कुल बिल्कुल रफ, एकदम बिल्कुल जनरल। कोई बच्चे को अगर लगे कि सर ये आपने कैसे लिख दिया, तो मुझे जरूर बताना कि सर ये तो सवाल में दे नहीं रखा।
बल्कि ऑक्साइड क्यों लिख रहा हूं मैं, ऑक्सीजन। मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव, बताओ मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? हाँ, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला MO। कौन सा मेटल? Fe ले ले तो फॉर्मूला Fe2O3, Fe3O4, FeO, क्या लिखे? तुम सवाल ही नहीं समझते हमारा, ऐसे लल्लूपना कर। हम ये पूछ रहे हैं क्या हमें मेटल का नाम पता है? तो जब मेटल का नाम नहीं पता है तो क्या उसकी वैलेंसी पता है? तो फिर ऑक्साइड का फॉर्म, तुम लोग 8वीं पास भी नहीं हो बे। अरे अगर +1 ऑफ वैलेंसी वाला मेटल होता है तो ऑक्साइड का फॉर्मूला N2O, याद है Na2O। अगर 2 वैलेंसी वाला है तो MO, 3 वाला तो M2O3, M2O4, M2O5। समझते हो बात को? इसके अलावा हमें तो मेटल का नाम ही नहीं पता, तो क्या लिख सकते हैं यार? कुछ नहीं लिख सकते, लेकिन ये तो लिख सकते हैं मेटल का ऑक्साइड बना। अब तो ठीक है, फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन इतनी अंग्रेजी तो लिख ही सकते हैं। ये रिएक्शन है सर, कैसी बातें कर रहे हैं? इसी से काम चल जाएगा हमारा। मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, ये सवाल। तुम बताओ लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है? नहीं, एक सेकंड, ये बताओ लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कह रहा है? क्या ये दोनों आपस में भिड़ रहे हैं? तो फिर इन दोनों के इक्विवेलेंस बराबर होंगे, क्लियर? यानी और कुछ नहीं आता सर, इतना आता है कि इन दोनों के इक्विवेलेंस आपस में बराबर होंगे। इक्विवेलेंस ऑफ मेटल, अब कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा, वो सब बात की बात है। दे मस्ट बी इक्वल टू द इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये होना ही है, दिस इज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। यहां तक ठीक है? कोई तो इसमें कोई ऐसी चीज किसी को नहीं लग रही ना, तो नहीं लग रही है कि सर ये तो सवाल में नहीं दिया है, आपने जबरदस्ती यहां ऐसा कैसे लिख दिया? O2 क्यों लिख दिया? भाई O2 इसलिए लिख दिया बिकॉज ऑक्साइड में कन्वर्जन के लिए मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करना पड़ेगा। लेकिन सर ये क्लियर है, आपने मेटल का नाम नहीं लिखा, ये अच्छा किया, क्योंकि सवाल में मेटल का नाम नहीं दे रखा है। और ये भी आपने अच्छा किया कि आपने ऑक्साइड का फॉर्मूला नहीं लिखा, बिकॉज फॉर्मूला भी तभी बन सकता है जब आपको मेटल का नाम। तो मैंने बिल्कुल जनरलाइज कर दिया, मेटल मेटल, ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड। मुझे फॉर्मूला नहीं आता, ठीक, लेकिन मुझे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के बारे में इतना आइडिया है, क्योंकि दो लोग आपस में भिड़ रहे हैं तो दोनों के इक्विवेलेंस आपस में बराबर होंगे। सो इक्विवेलेंस ऑफ मेटल दे मस्ट बी इक्वल टू द इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहां तक ठीक? अच्छा, अब थोड़ी शक्ल लगाते हैं। इक्विवेलेंस निकालने के लिए इससे पहले जो तुमने अब तक सवाल किए उसमें एक बार तो मोल दे रखा था, तो मोल्स को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंस आ गया। सेकंड सवाल जो हमने किया उसमें मोलारिटी और वॉल्यूम दे रखा था, तो उससे मोल आ गए थे, उससे आपने इक्विवेलेंस निकाल लिए। इस बार इक्विवेलेंस निकालने के लिए क्या दिया गया? वेट दिया। लेकिन वेट के बाद इक्विवेलेंस निकालने का कोई फॉर्मूला है हमारे पास? वेट से इक्विवेलेंस, शाबाश। वेट निकालने के बाद इक्विवेलेंस लाने का एक फॉर्मूला है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और तुम देखो हमें इक्विवेलेंट वेट तक ही जाना, समझ रहे हो यहां तक? ठीक, चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। मेटल के इक्विवेलेंट्स लिखते हैं। क्या मेटल का वेट दे रखा? देखो इस सवाल के डेटा पे मत जाना, क्योंकि डेटा मुझे याद नहीं, मैंने ऐसे थोड़ा सा 10 ग्राम 20 ग्राम करके लिख दिया। जब सवाल आएगा तो वो प्रॉपर डेटा के साथ आएगा, तो ऐसे रफ रफ कुछ कुछ। क्या मेटल का वेट दे रखा है? 10 ग्राम। बताइए इक्विवेलेंट्स कितने होंगे? इक्विवेलेंट वेट हमें तो आता नहीं, ई लिख देते हैं। दे विल बी इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल, क्लियर? और ई ही निकालना है, ये ई अननोन है। अच्छा ठीक है सर, इसको किससे इक्वेट करना चाहते हैं? इससे इक्वेट करना चाहते हैं हम ऑक्सीजन के इक्विवेलेंस के साथ। तो सर ऑक्सीजन के इक्विवेलेंस निकालते हैं, वो कैसे निकलेंगे? वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय उसका इक्विवेलेंट वेट। कितना है ऑक्सीजन का वेट? 4.5, क्योंकि ऑक्साइड 14.5 है, मेटल 10 है, तो ऑक्सीजन कितनी घुसी? माइनस करके ही तो निकालोगे। ये जो 14.5 है, दिस इज व्हाट? दिस इज द वेट ऑफ ऑक्साइड, और उसके अंदर मेटल, तो फिर ऑक्सीजन कितनी घुसी? दिस इज मास कंजर्वेशन। ये तो मास कंजर्वेशन है, यानी मैं 10 ग्राम था, उसमें 4.5 ग्राम ऑक्सीजन घुस गई, तो मेरा ऑक्साइड कितना मोटा हो गया? 14.5 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ सर, जो ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है, द वेट ऑफ ऑक्सीजन विच इज कंबाइनिंग विद 10 ग्राम ऑफ मेटल, इट शुड बी 4.5 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ सर, ऑक्सीजन जो घुस रही है उसका वेट 4.5 ग्राम डिवाइडेड बाय वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब देखते हैं अकल कौन लगाएगा, और ये वाकई में अकल का सवाल। क्या तुम्हें ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट पता? नहीं, हम नहीं जानते। हमें ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कौन बता सकता है? इस सवाल में ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? तुमने तो ऊपर ही गलत लिख दिया। मोलर वेट ऑक्सीजन का 16 होता है, 32। ऑक्सीजन का वेट नहीं आता है, बताइए। 32
क्यों एन फैक्टर 1 है? सर एन Zero फैक्टर कभी तो नहीं होगा। 0 होगा ना। एन फैक्टर 0 होगा। अच्छा, कौन कह रहा है 0? मोनित कैसे कह रहा है एन फैक्टर 0? ऑक्सीडेशन स्टेट बोल रहा है या एन फैक्टर बोल रहा है? दोनों में अंतर समझ में आता है ना? हाँ सॉरी। एन फैक्टर निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट के थ्रू। एन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालनी, उसकी मदद से, जैसे करते हैं यार, यहां से यहां इतने का चेंज, भाई जो होता है। सर 8 8 इज इक्विवेलेंट वेट और एन फैक्टर। क्या बता रही हो कोमल? सर इक्विवेलेंट वेट। शाबाश, सही है, बिल्कुल सही। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। ये फॉर्मूला ठीक है। और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32 और एन फैक्टर चेक करते हैं 4 आएगा। सर ये आपने कैसे निकाल लिया ऑक्सीजन का एन फैक्टर? आपको तो पता भी नहीं है कि ऑक्सीजन का क्या हुआ, फॉर्मूला तो दे ही नहीं रखा। अरे फॉर्मूला नहीं दे रखा है, लेकिन ये तो दे रखा है कि ऑक्साइड बना, और ऑक्साइड में ऑक्सीजन तो -2, यानी कि यहां ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और यहां 0। क्या अब बताओ कैसे निकालें? 0 से -2, 2 का चेंज, 1 की वजह से, और है कितनी? तो फिर 4, यानी एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीजन इज 4। एंड इफ द एन फैक्टर इज 4, सो दैट मींस इक्विवेलेंट वेट विल बी 8। सो दिस विल बी 8। सो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल? E इज इक्वल टू, इधर उधर करके 80 डिवाइडेड बाय 4, जो भी आएगा, ये तो मैंने ऐसे उल्टा सीधा डेटा ले लिया, अपॉन 40। दिस इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल। कुछ समझ में आया? अब मेरा सजेशन ये है कि अब इस बात को ध्यान रखना, हालांकि ये सब तुम्हें अपने आप करना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तुम कर लोगे। मेरा सजेशन ये फिर भी याद करो कि व्हेन ऑक्सीजन कन्वर्ट्स इनटू इट्स ऑक्साइड, द एन फैक्टर इज 4 एंड द इक्विवेलेंट वेट इज 8। अब तुम्हें ये याद तो नहीं करना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए। जो मुश्किल वाला पार्ट था मैंने तुम्हें बताया। तुम हो सकता है तुम में से कुछ बच्चे ये सोच रहे हो कि सर O2 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, चलिए ठीक, लेकिन वहां कितनी है तभी तो हम चेंज देखेंगे ना, वहां कितनी है। लेकिन वहां अकल लगानी थी। ऑक्साइड तो बता, फॉर्मूला भले नहीं पता, लेकिन ऑक्साइड का तो नाम लिया ना, और ऑक्साइड में ऑक्सीजन हमेशा क्या होता है? -2। खत्म हो गया सर, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए थी, मिल गई। -2 से, सॉरी 0 से -2, 2 का चेंज, 1 की वजह से 2 ऑक्सीजन, 4 का चेंज, यानी एन फैक्टर इज 4। द मॉलिक्यूलर वेट वाज 32, द एन फैक्टर इज 4, सो द इक्विवेलेंट वेट विल बी 8। सो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, weight upon equivalent weight, they are equivalents of metal and they are equivalents of oxygen. They both are equal and this is law of equivalence. Law of equivalence से ये काम किया जा सकता है। क्लियर है? अभी और करता हूं मैं, इसी तरह के 1-2 सवाल और करता हूं। इसको बिल्कुल इस लेवल तक खत्म करेंगे यार। इस लेवल तक खत्म करके सिर्फ एक लेवल छोड़ेंगे, और वो है डबल टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन का, जो थोड़ा सा लेंदी सवालों में इस्तेमाल होगा। बट ये कि अगर यहां तक पूरा रिवाइज कर लेते हो सही से, तो तुम्हारा बहुत बड़ा काम खत्म हो जाएगा इस चैप्टर। फिर तो वो गंदगी बचेगी। गंदगी मतलब सोचते ना, सवाल को अननेसेसरी खींचना, लंबा बनाना, उल्टी सीधी बकवास करना। अदरवाइज तुम्हें यहां तक उस पूरे चैप्टर का मेन चीजें जो है वो खत्म हो जाएगी। और इसमें सब कुछ ही आ रहा है, मतलब आप समझ लीजिए, एन फैक्टर कैलकुलेशंस आ रहे हैं, आपकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन आ रही, सब कुछ आ रही। क्या ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है? क्या यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन, दोनों हो रहा है? यस सर। कैसे पता चल रहा है? सर ऑक्सीजन 0 से -2 में जा रही है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। और मेटल जो 0 में था वो पक्का प्लस में आएगा। कितना होगा ये नहीं पता है, क्योंकि मेटल का नाम नहीं पता, लेकिन ये कंफर्म है सर, जब ऑक्सीजन माइनस में गई है तो मेटल प्लस में आएगा। तो 0 से उछलना ऑक्सीडेशन, और गिरना रिडक्शन। सर एक आदमी ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक आदमी रिड्यूस हो रहा है, दिस इज प्रॉपर रिडॉक्स रिएक्शन जो हो रही। और इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ये कहता है कि जब 2 आदमी भिड़ेंगे, जिसमें एक आदमी रिड्यूसिंग एजेंट और एक आदमी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, तो दोनों के इक्विवेलेंस आपस में इक्वेट किए ही जाएंगे। इक्विवेलेंस निकालने का यहां पर जो तरीका दिया गया है वो वेट दिया गया है, यानी वेट से इक्विवेलेंस तक जाने का तरीका वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है ये, चलिए एक और ले लेते हैं, इसी तरह की बात और कर लेते हैं। मेटल कन्वर्ट्स और चेंज कर लेते हैं। मेटल इज कन्वर्टेड
इनटू, अब देखते हैं कौन अकल लगाएगा, नाइट्राइड। थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, वेट ऑफ मेटल, कुछ भी ले लेते हैं ऐसे ही, 10 ग्राम, वेट ऑफ नाइट्राइड, कुछ भी ले लेते हैं 18 ग्राम, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। हाँ पूछ लो, नहीं कोई डिफरेंस नहीं है। इक्विवेलेंट वेट किसी भी आदमी का फिक्स नहीं होता, क्योंकि तुम्हें पता है इक्विवेलेंट वेट में एन फैक्टर आता है और एन फैक्टर बदलते रहते हैं। आज मैं एसिड हूं तो मेरा एन फैक्टर एसिड की तरह निकलेगा, आज मैं सॉल्ट हूं तो मेरा एन फैक्टर, यानी मॉलिक्यूलर वेट हमेशा फिक्स होता है। मैं 50 किलो का हूं तो 50 किलो का ही रहूंगा, लेकिन जब मैं इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होऊंगा तो मेरा एन फैक्टर 2 होगा सपोज, तो मेरा इक्विवेलेंट वेट 50/2 होगा। और अगर मैं इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हूं तो मेरा एन फैक्टर 1 होगा, तो उस केस में मेरा इक्विवेलेंट वेट 50/1 होगा। यानी एन फैक्टर को चेंज होने की वजह से इक्विवेलेंट वेट बदलते रहते हैं, बट मॉलिक्यूलर वेट हमेशा आदमी का फिक्स होता। तो यानी रिएक्शन कुछ भी हो, किसी भी आदमी का मॉलिक्यूलर वेट अगर x है तो हर रिएक्शन में उसका मॉलिक्यूलर वेट x होगा, बट इक्विवेलेंट वेट इज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर एंड एन फैक्टर डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन, सो इक्विवेलेंट वेट कैन बी कुछ भी, है ना। सर 10/3। आंसर तो नहीं पता बेटा, मैं अभी करूंगा सॉल्व तब आंसर निकालूंगा। तुम मुझे प्रोसेस बता सकते हो तुमने क्या किया, कुछ कुछ तमीज से एकदम, क्या रिएक्शन का कुछ भी आइडिया है? सर मेटल प्लस नाइट्रोजन सही है, गिव्स मेटल नाइट्राइड। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, इतना तो लिख ही सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का कुछ आइडिया लगता है कि दोनों के इक्विवेलेंस बराबर होने चाहिए। यस सर। तो एक काम करते हैं, इक्विवेलेंस के लिए एन फैक्टर की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी, तो पहले यही लिख लेते हैं। मुझे लगता है इस सवाल में सिर्फ एक ही बात थी, वो थी नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट वेट, बाकी तो सब सेम ही। कितना? यस सर। कैसे निकालें? हाँ तू बता, मोनित बता कैसे किया नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट वेट, एन फैक्टर बता नाइट्रोजन का बस। यहाँ कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट? 0। उधर कितनी है? -3। शाबाश, क्योंकि नाइट्राइड है और नाइट्राइड में नाइट्रोजन -3 होता है, ये आपने लिखा। सो इफ इट इज नाइट्राइड सो इट विल बी -3। एन फैक्टर तो तुम्हारे सामने है, 0 से 3, 3 का चेंज, 1 की वजह से, 2 है तो 6 का एन फैक्टर इज 6। नाइट्रोजन का एन फैक्टर 6 आएगा इस रिएक्शन में। बस सर अब तो सवाल ही खत्म हो गया। बिल्कुल मोनित, तुमने एकदम सही कहा। मेटल का वेट हुआ 10, उसका इक्विवेलेंट वेट हुआ E। मेटल और नाइट्रोजन का वेट हुआ 28, उसका इक्विवेलेंट वेट हुआ 6। सो E इज इक्वल टू 60/28। मोनित आंसर तो गलत बता रहा था, इतनी अकल लगाने के बाद भी मोनित आंसर गलत बताया। अरे सर नंबर गलत लिख दिया मैंने। अच्छा, अरे यार मैंने भी गलत लिख दिया है, मैंने भी गलत कर दिया। ये 18 क्या चीज है यार, ये सब क्या सर आपने वो मैंने सब गलत कर 18 ले दिया, दिया। गड़बड़ कर दिया। ये हमारा 8 होना चाहिए ना, 8 होना चाहिए। ठीक ठीक ठीक, सब गड़बड़ हो गई। अब इसका आंसर को चेंज कर लेते हैं। आप जरा जल्दी से बता दो आंसर क्या आएगा। 60/8 ना, 60/8। सो E इज इक्वल टू 60। अब कितना आएगा ये? 15/2। सही किया मैंने, देख लो भाई एक बार, कहीं कोई गड़बड़ गड़बड़ तो नहीं है। ये समझ में आ रहा ना कि नाइट्रोजन का वेट चाहिए था, ये मेटल के नाइट्राइड का वेट है। तो 18 में से अगर 10 माइनस कर देंगे तो नाइट्रोजन का वेट कितना आ जाएगा? दिस विल बी द वेट ऑफ नाइट्रोजन जो अटैच होने जा रही है मेटल के साथ। सो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, यानी वेट मतलब तुम समझ रहे हो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू वेट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 28/6। बताओ समझ में आया? ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन इज 28/6 व्हेन नाइट्रोजन कन्वर्ट्स इनटू इट्स नाइट्राइड।
क्लियर है? नितिन समझ में आया बेटा? यस सर। अशरफुल ठीक है? यस सर। देखो ये वैसे तो है, मतलब अजीब सी बात है कि 10th करके ही आए हो तुम, है ना, मतलब अभी 10th ही किया है और अभी 10th का रिजल्ट ही आया है ना, तो छोटे तो हो ही, और ये भी तुम्हें समझ में आ रहा है कि 10th में क्या सिलेबस था, है ना, और 9th में क्या सिलेबस था। तुम्हें पता है अब तक तुमने केमिस्ट्री में क्या किया है, तो उसके बाद ये चीजें तो ऑब्वियसली बिल्कुल अलग सी लगती होंगी कि यार क्या है, क्या ये, मतलब समझो हमने वो क्या अंडा सड़ रहा है ना, तो कौन सा प्रोसेस होगा, फिजिकल प्रोसेस है कि केमिकल प्रोसेस है, अंडे का सड़ना, लकड़ी का जलना, कागज का जलना है, होता है ना कोई टॉपिक इस तरह का, रिवर्सिबल। सो हम तो वो पढ़ गया है सर, अंडे का सड़ना या पता नहीं क्या मचा पड़ा। तो मैं मानता हूं इस बात को कि फर्क तो है। और सबसे मजे की बात, और मजे की बात सुनिए, तुम्हें सुन के हैरानी होगी, और तुमने पता नहीं ऐसा ऑब्जर्व किया है कि नहीं, जो बच्चे, मेरे ख्याल ज्यादातर बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, तो या जो मेडिकल की, तुम मेडिकल की कर रहे हो, तो जो भी बच्चे हैं, तुम थोड़ा सा समझो, दोनों ही सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, दोनों ही स्ट्रीम्स की बात कर रहा हूँ कि ये जो पहला चैप्टर आप कर रहे हो, ये उनके बाद आया है जो तुमने पढ़ा था अब तक इससे पहले। इतना ज्यादा डिफरेंस है, इतना ज्यादा डिफरेंस है जिसकी कोई हद ही नहीं। तो ये शुरू में तकलीफ तो देगा ही देगा, है ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये शुरू में तकलीफ देगा ही देगा। इसको सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे मेडिसिन लाइन में जाना चाहते हैं, उनको ये डिफरेंस तो नजर आए। अच्छा, इसके साथ जो दूसरी मजे की बात जो बताना चाह रहा था मैं, वो ये कि पैरेलली हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के साथ, मतलब ये हमारा पहला चैप्टर जो बम फूटता है एकदम, है ना, और पैरेलली हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, मैथ्स और बायो वाले बायो। तो मुझे लगता है बायो के हर चैप्टर ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं, मतलब ऐसा तो नहीं कि कोई चैप्टर बहुत मुश्किल हो गया या ऐसा कुछ, सब में एक तरह से एक स्मूथ तरीके से याद करना है, पढ़ना है, समझना है, याद करना है, पढ़ना है, समझना है। तो बायो वालों में मैथ्स बायो को अलग कर देते हैं। तो पैरेलली जो चल रहा है वो ये चल रहा है, फिजिक्स चल रहा है, और फिजिक्स के साथ पैरेलली मैथ्स चल रहा है या बायो चल रहा है, और साथ में ये बम फूट रहे हैं। ठीक, मजे की बात क्या है कि सर जब फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ और मैथ्स का पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ, तो बड़ा मजा आया कि उसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन चल रही है। समझ, मेरे ख्याल से यही होता है। अब मैथमेटिकल टूल्स यही पढ़ाया जाता है, फिजिक्स में मैथ्स के टूल्स, लॉग, है ना, वेक्टर। तो सर ये वो कितना आसान चल रहा है सर उसमें, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, एक्स की पावर n, 2 की पावर 3। अरे सर कितना इंटरेस्टिंग होता है, मजा आ जाता है। उसके पैरेलली जो आप बम फोड़ रहे हैं, समझिए बात को, ये, और इसमें कई बार ऐसा लगता है कि शुरू में बच्चों का केमिस्ट्री से इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि सर ये बदतमीजी आप कर रहे हैं, और वो फिजिक्स वाला जब आता है तो सर डी बाई डी एक्स करके चला जाता है, सब मजा आता है, और आप यहाँ बकवास कर रहे हैं। तो ये शुरू में बच्चों का यहाँ से इंटरेस्ट जो है डाउन होता है। लेकिन मेरा एक मानना है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो फिजिक्स और मैथ्स में शुरू में चलता है बम, देखो बेटा वहां भी फूटेंगे, तुम्हें पता चल जाएगा, अभी तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। हमारा तो ये सबसे बड़ा बम था जो अब इससे बड़ा नहीं फूटेगा, वो अभी शुरू होने वाले हैं। समझ रहे हो बात को? तो हमें ये अच्छा लगता है या ये देख के कि हम जब बम फोड़ रहे हैं उस टाइम पर वहां राहत है। समझ रहे हो बात को? वहां वो बवाल नहीं मचा है, क्योंकि अगर वहां भी बवाल मचा होता ना तो तुम तो लुट गए होते, बर्बाद, आधे लोग तो मर गए होते, छोड़ देते, कहते चल क्या रहा, हमारे बस की नहीं यार, पहले बता देते अब आईटी ये सब की बकवास होती है, हम सोचते भी नहीं करने। ये अच्छा है कि यहाँ बम फूट रहे हैं, उधर जो है थोड़ा सा मरहम लगा दिया जाता है, ऐसे समझो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर लो बेटा, तो कम से कम सर कुछ तो सुन पा रहे हैं, अदरवाइज तो कानों से खून निकल आता अगर वो भी यही सब कर रहे हो। मेरी बात सब लोग समझ रहे हो ना? तो इस चीज का थोड़ा सा फायदा उठा लेते हैं कि ठीक है सर, हमारा पहला चैप्टर ज्यादा एफर्ट्स की डिमांड कर रहा है, उनका जो पहली शुरुआत बातें हैं उतने एफर्ट्स की डिमांड नहीं कर रही हैं, तो सर थोड़ा सा टाइम आपको ज्यादा दे देंगे। जब वहां मुसीबतें शुरू होंगी तो आप थोड़ी राहत दे दीजिएगा, ताकि जो है ये बैलेंस हो जाए। लेकिन बेटा तैयारी इस तरह से होनी चाहिए कि अगर तीनों सब्जेक्ट में भी बम फूट रहे हो तो करनी तो है ही, बस ये समझ लेना। क्योंकि तुम ये समझ लो कि वही पॉइंट ऐसे होते हैं, वही कुछ पॉइंट्स ऐसे आएंगे तुम्हारे इस 2 साल की तैयारी में, जहां पर बच्चों की हिम्मतें टूटती हैं, और हिम्मत टूटते ही वो लोग आईआईटी की तैयारी से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उनके बस की बात नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ हर टाइम पर सुकून नहीं मिल सकता। समझ लो, हर टाइम पर वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं जहां पर, जिसको आप क्या बोले, खतरनाक पॉइंट्स है ना, वो जो टिपिकल क्रिटिकल पॉइंट्स जो है, वो क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होंगे जब हमारे तीनों सब्जेक्ट में बम फूट रहे होंगे। ऐसा अब आएगा ही आएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता नहीं आएगा ही आएगा। उस क्रिटिकल पॉइंट को जो झेल लेगा वो आगे निकल जाएगा और वो सेलेक्ट हो जाएगा, और जो उन क्रिटिकल पॉइंट्स में फंसता जाएगा और बर्बाद हो जाएगा उसको कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए अपने आप को इस चीज के लिए तैयार रखो,
और वो तैयारी सिर्फ तभी हो सकती है जब शुरू से कॉन्फिडेंस रहे, और शुरू से कॉन्फिडेंस तब आ सकता है जब आप रेगुलर रहें। ना सही 8 घंटे 50 घंटे पढ़ें, लेकिन रेगुलरली अगर 3-4 घंटे पढ़ें, जिसमें 2 घंटे 3 घंटे इस कोचिंग को दे दें। कोचिंग मतलब समझ रहे हो, अपनी इस बल्कि मुझे लगता है यही मेन होता है। पता नहीं तुम स्कूल के लिए क्या समझते हो, मुझे तो लगता है स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहां बच्चा जाता है और फिर बच्चा आता है। मतलब जाता आता का मतलब होगा कि आपको माँ बाप पहली क्लास में आप रोते रोते स्कूल भेजे जाते हैं, लात मार के, है ना, कि साला रो रहा है, चाटा मार, तो उसमें कुछ कर ही नहीं सकते आप। बच्चा भी यही सोचता है ये लोग यार मानते क्यों नहीं। घर में जब रोते हैं तब तो पुचकारने लगते हैं। अब जब ये स्कूल छोड़ने जाते हैं और हम जब रोते हैं तो ये हमें फेंक के ही आते हैं, वापस लेके नहीं आते चक्कर के, क्योंकि उनको भी पता है माँ बाप को कि कोई 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 तरीका ही नहीं है, इसको स्कूल जाना ही होगा। मतलब बात समझो, पेरेंट्स को ये बात पता है कि स्कूल तो जाना है। अब अगर स्कूल जाना है तो स्कूल का सिर्फ एक ही काम है, जहां बच्चा गया है और फिर वो बाहर आया है। मतलब कहने का मतलब गया है का मतलब वो पहली क्लास में अंदर घुसा है और स्कूल वाले उसको खुद ही लात मार के दूसरी क्लास में, फिर तीसरी कक्षा में, फिर चौथी क्लास में, फिर 5वीं 10वीं 11वीं 12वीं करके उसको बाहर निकाल देंगे। वो ना चाहकर भी बाहर निकलेगा, बात समझिए, वो ना चाहकर भी पास होगा, वो ना चाहकर भी वहां से बाहर निकल के आएगा। यानी स्कूल एक ऐसी जगह है जहां आप अपने आप प्रमोट होते चले जाते हैं और बाहर आके खत्म हो जाते हैं। ये जो तुम कर रहे हो ये अपने आप प्रमोट होने की जगह नहीं। ये जो तुम कर रहे हो ये अपनी लाइफ के लिए कर रहे हो। और आईआईटी का एग्जाम या मेडिसिन का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसमें कंपटीशन होता है। इसमें ऐसा नहीं होता सर हम पार्टिसिपेट करेंगे तो सिलेक्ट ही हो जाएंगे, जैसे स्कूल होता ना हम गए तो सर निकलेंगे निकलेंगे। यहां ऐसा नहीं, आप गए तो निकलेंगे निकलेंगे, ऐसा नहीं। आप गए, आपको एग्जाम देना है, कंपटीशन क्रैक करना है और उसके बाद बाहर निकल के आना है। ये मुश्किल काम। तो मेरा सिर्फ सजेशन ये है कि ये जो हम कर रहे हैं ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। कुछ चीजें अभी इसमें बम फूटनी बाकी हैं, लेकिन वो हम वहीं पर रोक रहे हैं, इसके ज्यादा इसके आगे नहीं लेके जाएंगे। बट एटलीस्ट जितनी चीजें तुमने की हैं अगर प्रॉपर तरीके से उनका रिवीजन कर लिया जाए तो एक पर्टिकुलर कैटेगरी फॉर्मुलों को यूज कर लिया जाए, नॉर्मालिटी वॉल्यूम, मोलारिटी वॉल्यूम वगैरह, एन फैक्टर इक्विवेलेंट पे, अगर इनको सही से याद कर लिया जाए तो आप समझ लीजिए आपका एक बहुत बड़े लेवल का काम इस चैप्टर का कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम सेकंड पोर्शन पे आते हैं, बल्कि इनफैक्ट हमारे हिसाब से मेरा थर्ड चैप्टर बोल सकते हैं उसको। हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की शुरुआत कर रहे हैं। थोड़ा सा तुम्हारा सपोर्ट इसलिए चाहिए होगा क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर की शुरुआत अगर तुमने कभी, हाँ बेटा सर यहाँ पे आपने वेट ऑफ N2 के नीचे 28/6 लिखा है जो कि इक्विवेलेंट वेट है ऑफ N2। हाँ तो सर वहाँ पे आपने 8/6 क्यों लिख दिया सर? उसमें एरर होगा ना फिर तो। अरे यार कौन बोल रहा है? आदित्य बिल्कुल सही कह रहा है यार। आदित्य मैं पता नहीं क्यों बार बार गलत कर दे रहा हूँ ये भाई, और ये कोई बच्चा मुझे बता भी नहीं रहा। आदित्य देख रहे हो ये आवाराओं की जो फौज है यहाँ पर, वो ये बता भी नहीं रहे हैं कि नीचे आपको नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट वेट रखना है। आप 6 को रख रहे हैं, आपको 28/6 रखना चाहिए भाई साहब। बिल्कुल सही कह रहे हो आदित्य, ये सही किया कि नहीं यार? वेट ऑफ मेटल अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन उसका इक्विवेलेंट वेट, एंड द नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट वेट इज नॉट 6, that was the n factor, the equivalent weight is 28/6, 28/6 रखना था। बिल्कुल सही कह रहे हो, सब गलत हो गया। ये समझ पाए ना, गलती पता चल गई ना, तो ये पता नहीं कैसे गलत कर दिया हम लोगों ने। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। बिल्कुल सही आदित्य, अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, वरना ये ऐसे गलत छूट जाता। तो बिल्कुल ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। जब भी दो लोग आपस में रिएक्ट करेंगे, चाहे मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा हो तो मेटल के इक्विवेलेंट्स ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट से इक्वेट कर देंगे। मेटल नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइड बना रहा हो तो मेटल के इक्विवेलेंट्स को नाइट्रोजन के इक्विवेलेंट से इक्वेट कर देंगे। मेटल क्लोरीन से रिएक्ट करके क्लोराइड बना रहा हो तो मेटल के इक्विवेलेंट्स को क्लोरीन से इक्वेट कर देंगे। सिर्फ छोटी सी बातों का ध्यान रखकर दोनों की इक्विवेलेंट्स को आपस में इक्वेट करना है। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट मस्ट इक्वेट करिए। जो अननोन होगा वो कैलकुलेट हो जाए। आगे बढ़े भाई। आदित्य ठीक है ना? यस सर। चलिए ठीक, और आगे बढ़ते हैं। ये सही कर लेना भाई, है ना? हाँ अबे नहीं यार, वो हमने पता नहीं क्या सोच के क्या लिखा है, पता नहीं। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जो है ना, पहले मैं बता दूं कि हम करने क्या जा रहे हैं। हम ये नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक, इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुम्हें पता होगा कि ये एक ऐसा चैप्टर है, नहीं रटना नहीं बोलेंगे, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें ये इस चैप्टर से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जो अभी हमने किया उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और थोड़ा सा जो बच्चों को लगता है वो ये कि इस चैप्टर में थोड़े से कैलकुलेशन ज्यादा है। हम कोशिश करेंगे जहां जहां ज्यादा कैलकुलेशन आ रहे हैं उनको अवॉइड करेंगे। अवॉइड मतलब कुछ जुगाड़ निकाल के ये टेक्निक लगा देंगे, ये टेक्निक लगा देंगे। तो इस चैप्टर को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस चैप्टर की जो शुरुआत, उसमें कुछ फर्जी मॉडल्स बनाए गए।
फर्जी मॉडल्स तुम्हें समझ में आएगा। हाँ वो तरबूज का मॉडल, पता नहीं कौन कौन सा मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, ऐसे। तो हम तुम्हें मेरा जो सजेशन है वो ये, हम उस पर टाइम अभी बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि आज की क्लास जो हम खत्म करेंगे उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें 1-2 दिन का टाइम मिल जाएगा। मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास फ्राइडे सैटरडे को होगी, तो उस 1-2 दिन के टाइम में। हाँ बेटा। सर मुझे ये पूछना था कि वो जो रदरफोर्ड नहीं, उसके पहले जो एप्पल पुडिंग वगैरह की मॉडल है, वो उसमें ड्रॉबैक्स है, तो वो पढ़ाते क्यों हैं? तुम्हें कोमल, तुमने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। तुम्हें ये अभी इस चैप्टर के, मैं तो बोल नहीं रहा था, तुमने पूछ लिया तो मैं बता दूं। चैप्टर के शुरुआत में कोमल क्या तुम बता सकती हो कि एटम कैसा होता होगा? ऐसे जरा सोचो जरा, ऐसे जितना तुम्हें पता है ऐसे। आज चैप्टर शुरू नहीं हुआ, अभी शुरू होने जा रहा है। आज एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हमारे दिमाग में क्या पिक्चर, बताओ। एक एटम कैसा, कोमल बताओ। वो स्फेरिकल सा शेप का है एंड उसके अंदर एक न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड बाहर इलेक्ट्रॉन्स है। यानी आज हमारा दिमाग ये कहता है कि सेंटर पे न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स लाई करते हैं और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे खड़ाखड़ खड़खड़ चक्कर लगा रहे हैं। यही हो रहा है, एक गोला हमारा एक एटम। ठीक, चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है कोमल, ये हमारी फीलिंग है। चैप्टर खत्म होगा, तुम्ही से पूछूंगा मैं, क्या कोमल तुम बता सकती हो एटम कैसा है? तो तुम ये जवाब नहीं, तो इस चैप्टर में बड़ी अच्छी खूबी क्या मैं बताऊं, इस चैप्टर के पढ़ने से पहले मुझे एटम की क्लैरिटी, इस चैप्टर के खत्म होने के बाद मुझे ये तो क्लैरिटी आ जाएगी कि एटम ऐसा नहीं होता जैसा मैं सोचता था, लेकिन कैसा होता ये नहीं पता चलेगा। बात समझिए, यानी इस चैप्टर के खत्म होने के बाद आप ये नहीं बोल पाएंगे सर एटम कैसा होता। बस आप सोचिए, ये है इस चैप्टर की खूबी। उसका रीजन है क्योंकि इस चैप्टर के एंड जिस चीज से की जाती है, दैट इज वेव मैकेनिकल मॉडल, उसका एक बड़ा छोटा सा ही सिलेबस हमारे आईआईटी और मेडिकल में डाला गया है, जबकि वो क्वांटम मैकेनिक्स है जो आईआईटी में जाने के बाद पढ़ाई जाती है। बात समझ रहे, 6 महीने। तो हम वहां तक बस कदम रखेंगे कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ये होता है, उसके बाद लौट आएंगे। इसके अलावा एक चीज क्लियर है, क्या एटम चारों तरफ गोल गोल घूमते हैं? नहीं। क्लैरिटी आ जाएगी, नहीं नहीं सर ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर कैसा होता ये नहीं पता। यानी चैप्टर की शुरुआत से पहले ये क्लियर है कि एटम ऐसा होना चाहिए। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आप ये कह देंगे सर ये तो क्लियर है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए ये नहीं पता। यानी आप क्लियर हो जाएंगे जब तुम्हें ये लग जाए कि सर अब मुझे एटम की पिक्चर क्लियर नहीं है, आप समझिएगा चैप्टर खत्म हो गया। बात समझ गए? ठीक, तो बहरहाल कोमल तुम समझ रहे हो ना बात को। तो अब तुम जो कह रही थी कि सर इसके अंदर जो शुरुआती मॉडल्स उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, बात सही है, लेकिन कोमल खुद तुम बताओ, ड्रॉबैक्स के ऊपर ही तो काम किया गया होगा, तभी तो अगला मॉडल आया होगा ना। यस मेरी बात समझ, जैसे मान लीजिए तुम ये कहो कि सर किसी साहब ने ये बताया था कि तरबूज में जिस तरह से बीज घुसे होते हैं उसी तरह से एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज लाल रंग का जैसे तरबूज होता है, सर्कुल पूरा पूरा लाल रंग का पॉजिटिव चार्ज है और उसके अंदर काले काले इलेक्ट्रॉन घुसे हुए हैं। ठीक, किसी बेवकूफ आदमी ने मॉडल बना दिया, चलिए ठीक, लेकिन बाद में लोगों ने कहा पागल हो क्या, ये कैसा मॉडल है, इसमें ये कमियां हैं, ये कमियां हैं। तो लोगों ने उन कमियों पर वर्क किया, एक नया मॉडल आया, उस नए मॉडल में कुछ कमियां निकल के आई, उसके ऊपर काम किया गया, एक नया मॉडल निकल के आया। यानी हर मॉडल में अगर कमी है तभी तो नए मॉडल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, अदरवाइज उसी एक मॉडल को सही मानकर लोग आज तक तरबूज खाते, मतलब तरबूज बना के बैठे रहते। यानी मेरे कहने का मतलब है तुम्हारी सोच में कमी नहीं है, बिल्कुल सही सोच रहे हो, मॉडल्स में कमी है तो हम पढ़ते क्यों है, लेकिन एक्चुअली उन कमियों को ही रेक्टिफाई करके नए नए मॉडल्स बनाए जाते हैं, इसलिए हर मॉडल की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। अच्छा, अब जो तुम्हें इस घर के लिए काम करना है वो बता देता हूं मैं। तुमने सुना होगा, एनसीईआरटी में भी देखा होगा सब लोगों ने, शुरू का जब पन्ना खोलते हैं तो उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी के ऊपर कुछ 1-2 पेजेस दिए गए। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, चैडविक ने न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी, खुद खींच-खाच के इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड किए, पता नहीं क्या क्या। ठीक, और फिर उसके बाद शुरुआत जस्ट आगे जाके कुछ एक आध फर्जी मॉडल आ रहे हैं, जैसे थॉमसन का है ना, प्लम पुडिंग मॉडल, तरबूज का मॉडल, ऐसा करके उसके अलग अलग नाम, और उसके जस्ट बाद रदरफोर्ड मॉडल आता। ठीक, हमारा सजेशन ये है कि अभी क्योंकि अगली क्लास से पहले 2-1 दिन का तुम्हें टाइम मिल रहा है, तो तुम अपना यही एक होमवर्क सबसे पहले समझ लेना कि शुरुआत के 2-3 पेजेस जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, जिसमें एक्सरे एक्सपेरिमेंट है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है, एनोड रे एक्सपेरिमेंट है, प्लस कुछ ये तरबूज वरबूज टाइप की चीजें, उसको आप शुरू में अपने हिसाब से प्रॉपर तरीके से रीडिंग कर ले और उसके नोट्स अपनी इसी कॉपी में बना ले। उसमें टाइम लग सकता है, 2 दिन का टाइम लग सकता है। आज आप गए, आपने सिर्फ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को अपनी कॉपी पे लिख लिया, अगले दिन आपने एनोड रे एक्सपेरिमेंट और प्लम पुडिंग मॉडल को लिख लिया। 2-3 पेजेस का काम है, बट इसे एज अ होमवर्क तुम्हें करना है। बात समझ रहे हो? मैं थोड़ा सा टाइम बचाना चाहता हूं, बिकॉज वो अगर टेक्निकल होता तो मैं डिस्कस जरूर करता। अगर तुम्हें उसमें डाउट आएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अगर ये खुद से कर सकते हो, पहले सब लोग बताओ ये काम कर सकते हो खुद से ये वाला? जिस तरह से तुमसे मैंने लॉस पढ़ने के लिए बोले थे, तुमने नहीं पढ़े, वैसे ये काम भी नहीं करोगे हैं? बात समझो। तुम्हें याद है क्या था वो, मास कंजर्वेशन, डेफिनिट प्रोपोर्शन लॉ,
मल्टीपल प्रोपोर्शनल लॉ जैसे सर तुमने नहीं पढ़ लिए वो, है मोनित, याद आ रहा तुमने ये नहीं पढ़े? सर पढ़ लिए वो तो कब के। अच्छा पढ़ लिए, तो जिन लोगों ने पढ़ लिए अगर हमारा कहना मान रहे हो, और मोनित उसमें कोई खास मुश्किल नहीं आई होगी? नो सर हो गया था। बिल्कुल इसी तरह से सब लोगों से ये मैं अब रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के ये जो एनसीईआरटी के शुरू के 1-2 पेजेस हैं, इनको एक बार अपनी कॉपी पर बढ़िया से नोट्स बना के लिख दें और एक बार पढ़ना। ठीक, हम जहां से ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। यानी मैं इस चैप्टर को अपने हिसाब से स्टार्ट करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब तुम देख लो, अब तुम्हें नोट्स बनाने। हाँ, नहीं कोई रूल नहीं। वो नहीं, डायरेक्शन का कोई लॉजिक ही नहीं है। जो रेज होती हैं दे आर मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। तो उल्टा वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो का उल्टा करंट है। नहीं, ये फ्लेमिंग का जो रूल होता है वो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड होता है। नहीं वो नहीं, हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं। वो मैग्नेटिक फील्ड, फ्लेमिंग वाले में मैग्नेटिक फील्ड दी जाती है ऐसे क्रॉस बना के या डॉट बना के कि नीचे की तरफ है कि ऊपर की तरफ। ये फ्लेमिंग रूल वगैरह अप्लाई नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है ना? पेन मोटी कर ले। क्यों? बड़ी जल्दी बता दिया, तो सिलेबस खत्म हो जाता तब बता देते। ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक, तो चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहली चार्ज की प्रॉपर्टी लिखी, अबे वे वो ठीक तो था। हाँ, पहली, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। ये पहली प्रॉपर्टी है चार्ज की। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। रुक जाओगे? हाँ, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, ये चार्ज की पहली प्रॉपर्टी। बिल्कुल बकवास प्रॉपर्टी है। ये कहना क्या चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं भैया सीधे सीधे लिख देते कि किसी भी बॉडी पर आने वाला चार्ज वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता, वेयर n इज एनी इंटीजर 1 2 3 4 सो ऑन। समझो, क्या समझे इस बात से? यानी इससे ये पता चल रहा है कि अगर किसी भी बॉडी पर कोई चार्ज, तो वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यानी किसी भी बॉडी पर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है, 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, 5, लेकिन 4.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं हो सकता। कोई ये कहे कि भाई एक बॉडी है, वो चार्ज बॉडी, चलिए चार्ज बॉडी, कितना चार्ज है? 4.5 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नहीं हो सकता। यानी जो मिनिमम चार्ज किसी बॉडी पर एग्जिस्ट कर सकता है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और उस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का ही इंटीग्रल मल्टीपल ही उस बॉडी पर आने वाला नेट चार्ज होगा। क्लियर है ये? बताओ पहली प्रॉपर्टी, जल्दी जल्दी करो, पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई सबको? यस सर। किसी भी बॉडी पर, मान लीजिए मैं ये ले लेता हूं, ये बॉडी, ठीक, ये बॉडी एक चार्ज बॉडी, इस पर चार्ज जो है वो क्यू चार्ज। ठीक, अब इस क्यू का क्या मतलब? इस क्यू का मतलब है इस पर जो भी चार्ज है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 होता है तो n इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज ही उसके ऊपर चार्ज आएगा, क्योंकि जो मिनिमम चार्ज हो सकता है किसी बॉडी पर वो E के बराबर होता है। यानी एक चार्ज E, एक और इलेक्ट्रॉन E, E, यानी जितना भी उस बॉडी पे नेट चार्ज होगा इट शुड बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्लियर है? अच्छा, आप सोच के जवाब देना। एक बॉडी पर 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है? हो सकता है। किसी एक बॉडी पर 4 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है? यस सर। हो सकता है। किसी बॉडी पर 4.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है? 4.5 इलेक्ट्रॉन, 4.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है? नहीं। किसी बॉडी पे 4.5 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है? हो सकता है। 4.5 मोल तो ओहो, हमें पता था तुम गड़बड़ करो। 4.5 मोल तो इंटीजर होता है। अरे तुम मोल नहीं जानते? 10 की पावर 23 कितने जीरो? किसी से भी मल्टीप्लाई करो इंटीजर है। गजब आदमी हो। 10 की पावर 23 में 6.02 इंटू 10⁻23 यही होता है 1 मोल। इतने सारे जीरो हैं, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो इंटीजर आएगा यार। नहीं समझे बात? यानी किसी बॉडी पर 4.5 मोल हो सकते हैं, 3.25 मोल हो सकते हैं, लेकिन 3.25 इलेक्ट्रॉन ये नहीं हो सकता सर। इलेक्ट्रॉन को नहीं काट सकते, मोल कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज मोल इज अल्टीमेट होने के बाद इंटीजर ही आएगा। बात समझ रहे हो ना? यानी ये तो क्लियर है सर, किसी भी बॉडी पर जो भी चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। बिल्कुल सही है। किसी भी बॉडी पर जो चार्ज है वो 4 इलेक्ट्रॉन का, 5 इलेक्ट्रॉन का, 6 इलेक्ट्रॉन का, 100 इलेक्ट्रॉन का, 200 इलेक्ट्रॉन का हो सकता है। लेकिन अगर ये कहें कि 200.6 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है, गलत।
हाँ 200.6 मोल्स हो सकते हैं सर, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, बिकॉज मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीजर वैल्यू। क्लियर है ये वाली बात? ठीक। दूसरी बात, दूसरी जो प्रॉपर्टी चार्ज की आती है वो निकल के आती है, चार्ज जो होता है इज ऑफ टू टाइप्स। बिल्कुल पुरानी कहानी, सब जानते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज है इट इज प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड जो नेगेटिव चार्ज है इट इज माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इस प्लस और माइनस का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन भागा तो तुम्हारी बॉडी पर प्लस का चार्ज आया, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन आया तो तुम्हारी बॉडी पर माइनस का चार्ज आया। यानी किसी भी बॉडी से जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और किसी भी बॉडी पर जब इलेक्ट्रॉन गेन किया जाएगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। चाहे गेन हो चाहे लॉस हो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और किसी भी बॉडी पर इसी चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल चार्ज ही होगा, बिकॉज वन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जिसको वन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आप कह सकते हैं, वन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दिस इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड दिस इज ओनली द मैग्नीट्यूड। यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है मैग्नीट्यूड वाइज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है तो दो इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई कर दो, तीन इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई कर दो, यानी किसी भी बॉडी पर इस चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल चार्ज ही एग्जिस्ट करेगा। कुछ समझे बात? यानी ये जो ई है हमारा ई, this is electronic charge and this E, the value of this E is 1.6 into 10⁻⁻19। यानी अल्टीमेटली किसी भी बॉडी पर जो भी चार्ज होगा वो इस E की वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, एंड द चार्ज इन कूलम इज 1.6 into 10⁻⁻19। यानी अगर मैं कहता हूं कि एक बॉडी है जिस पर 10 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है, बताइए कितना चार्ज है? तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर इतने कूलम होता है तो 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू 10 से कैलकुलेट किया जा सकता है। ये दूसरी प्रॉपर्टी, सिंपल प्रॉपर्टी। ठीक, थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं जहां से ये चीजें थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी शुरू। तीसरी प्रॉपर्टी निकल के आती है चार्ज की, जब दो चार्ज बॉडीज Q1 और Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर लाई करती हो तो इन दोनों चार्ज बॉडीज के बीच में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स काम कर सकता है, जो चार्ज के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये दोनों चार्जेस ऑपोजिट हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा, और अगर ये दोनों चार्जेस सेम चार्जेस हैं, सेम टाइप के चार्जेस हैं, तो रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। ठीक है ये? ठीक, उस फोर्स का, चाहे वो रिपल्सिव हो चाहे वो अट्रैक्टिव हो, उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर से निकाला जाएगा। K मेरा कांस्टेंट है, दिस इज अ कांस्टेंट जिसकी एक फिक्स वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दिस K इज ऑलवेज कांस्टेंट। यानी अगर दो चार्ज बॉडीज एक दूसरे से r डिस्टेंस पर, तुम सोच रहे होगे सर ये तो कूलम्स लॉ है। बिल्कुल, ये कूलम्स लॉ है, फिजिक्स में कूलम्स लॉ पढ़ाया जाता है, ये बाद में पढ़ाया जाएगा, दिस इज कूलम्स लॉ। लेकिन सर फिर फिजिक्स में की चीज यहां क्यों पढ़ रहा है? यहां इसलिए पढ़ रहा है बिकॉज मैं केमिस्ट्री में जब बोर मॉडल डिस्कस करूंगा या फिर रदरफोर्ड मॉडल के अंदर क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच को डिस्कस करूंगा, तो मुझे ये सारी चीजों का आइडिया होना चाहिए। तो बोर मॉडल के जितने डेरिवेशंस हैं, रेडियस का कैलकुलेशन, वेलोसिटी का कैलकुलेशन, एनर्जीज का कैलकुलेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी का, एक्सेलरेशन का, जो भी कैलकुलेशन बोर मॉडल में करेंगे उनमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए ये 5 प्रॉपर्टी चार्ज की पहली पढ़ लेते हैं। यानी जब दो चार्ज बॉडीज एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखी जाएंगी तो उन चार्ज बॉडीज के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर से कैलकुलेट किया जाएगा। और लॉजिकल भी है, आप बताइए Q1 Q2 की वैल्यू बढ़ाओगे तो फोर्स अट्रैक्टिव या रिपल्सिव बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। चार्ज बढ़ेंगे तो रिपल्सन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा। ठीक, और अगर डिस्टेंस उनकी बढ़ाओगे फोर्स कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम करोगे तो फोर्स बढ़ जाएगा। यानी फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज का मल्टीप्लिकेशन। सो अल्टीमेटली फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक, चौथी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। हाँ, पूछो। पॉजिटिव मतलब ये वैल्यू, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी, फोर्स तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। हमें तो मैग्नीट्यूड्स पुट करना है Q1 Q2।
नहीं वेक्टर नहीं है। हाँ हाँ, मतलब सिर्फ ये पता चलेगा कि दो लोग एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमें वो सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए, हमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। ठीक, तो हम उस मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, दैट मैग्नीट्यूड इज k q1 q2 by r स्क्वायर। चौथी प्रॉपर्टी है, अगर दो चार्ज बॉडीज q1 और q2 अगर एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखी हो तो इस सिस्टम की अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, और वो पोटेंशियल एनर्जी हमारी k q1 q2 by r से कैलकुलेट की जाती है। And this is the magnitude of this potential energy, and the potential energy will be positive due to force of repulsion, and the value will be negative due to force of attraction, यानी अगर इन चार्ज बॉडीज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है तो इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो नेगेटिव होगी, और अगर इन दो चार्ज बॉडीज के बीच में रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है तो इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पॉजिटिव होगी। दैट मींस इफ दे आर ऑपोजिट चार्जेस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी नेगेटिव, एंड इफ दे आर सेम टाइप ऑफ चार्जेस द पोटेंशियल एनर्जी विल बी पॉजिटिव। यानी अगर न्यूक्लियस ये और इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन नाच रहा, क्या सोच के बता सकते हो इस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव? नेगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, सो ड्यू टू दिस अट्रैक्टिव फोर्स द पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव। सो अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगी इस इलेक्ट्रॉन की वो पक्का नेगेटिव होगी। यानी जब तक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में है तब तक उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होगी? नेगेटिव। अगर वो न्यूक्लियस से बाहर खड़ा है तो अलग बात, लेकिन जब तक वो एटम का हिस्सा है, एटम का हिस्सा मतलब न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, तो जब तक वो न्यूक्लियस से बंधा हुआ है तब तक उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या मानी जाएगी? नेगेटिव। ये चार्ज की चौथी प्रॉपर्टी है जिसका इस्तेमाल किया जाएगा, यानी दो चार्ज बॉडीज एक दूसरे से r डिस्टेंस पर अगर रखी हो तो इस सिस्टम की अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी होती है जो k q1 q2 by r से निकाली जाती है। ये वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड आपके सामने दिखाया गया है। ये मैग्नीट्यूड वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज बॉडीज। इफ दे आर ऑफ लाइट सेम चार्जेस द पोटेंशियल एनर्जी विल बी पॉजिटिव, इफ दे आर ऑपोजिट चार्जेस देन पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव। यहां तक ठीक है? लास्ट प्रॉपर्टी चार्ज की और लिख लेते हैं, और चार्ज की लास्ट प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, वो ये है, कौन सी प्रॉपर्टी हुई? फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर किसी भी चार्ज बॉडी को V वोल्टेज के सरफेस पे रख दिया जाए, ये मान लीजिए आपका V वोल्ट है, सपोज दिस इज V वोल्ट, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से इसको V मान लेते हैं, दिस इज V वोल्ट, और इसको 0 वोल्ट ले लेते हैं, दिस इज 0 वोल्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस इज V वोल्ट। तो यानी अगर मैं किसी भी चार्ज बॉडी को V वोल्टेज के बीच में रख दूं या V वोल्टेज के सरफेस पे रख दूं, तो इस चार्ज बॉडी पर एक चार्ज बॉडी की अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू V। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। यानी किसी भी चार्ज बॉडी की को अगर V वोल्टेज के सरफेस पर रख दिया जाए तो उस चार्ज बॉडी की अचानक एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती है जो उसके चार्ज और उसके वोल्टेज को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट की जाती है। अगर ये चार्ज बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो ये कंफर्म है कि ये हायर पोटेंशियल की तरफ भागेगी अगर ये नेगेटिव चार्ज होता जैसे इलेक्ट्रॉन, और अगर यही चार्ज बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती तो ये लोअर पोटेंशियल की तरफ भागता अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो। यानी नेगेटिव चार्ज हमेशा प्लस टर्मिनल की तरफ भागेगा, ये तो हमें पता ही है, नेगेटिव चार्ज इज प्लस, ये पता है बड़ा डंडा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, तो यानी नेगेटिव चार्ज तो प्लस टर्मिनल की तरफ भागेगा और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव टर्मिनल की तरफ भागेगा, वो अलग बात है। लेकिन जो मैग्नीट्यूड है सर पोटेंशियल एनर्जी का, वो चाहे कुछ भी हो वो QV के बराबर हो। यानी अगर मैं अपने इलेक्ट्रॉन को एक 10 वोल्ट के बीच में रख दूं तो मेरे इलेक्ट्रॉन के पास जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो 10 इंटू V के बराबर आएगी, 10 eV। चार्ज इज 10 E, नहीं चार्ज इज E, इलेक्ट्रॉन है ना, चार्ज इज E, और वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट, तो द एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी विल बी 10 eV। समझो, अभी इस बात को एक सवाल से इस बात को खत्म करेंगे, फिर अगली क्लास में इस बारे में बात करेंगे। हाँ नहीं, ये क्योंकि अभी जो हम बोर मॉडल करेंगे उसमें ये सारे डेरिवेशंस की जरूरत पड़ेगी, मतलब तब मैं लिखूंगा तब तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो पहले आज की क्लास में एटलीस्ट तुम घर में जाके ये देख तो लोगे कि चार्ज की 5 प्रॉपर्टीज हमें याद रखनी, ताकि बोर मॉडल
डेरिवेशंस करें तो समझ में आए। बताओ ये वाली बात समझ में आ गई? यानी जब आप किसी जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एक सवाल एक एग्जांपल से ज्यादा समझ में आ जाएगा, बस एक सेकंड एक एग्जांपल ले लेते हैं। तुम्हें बताना ये है, फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू 10 वोल्ट फ्रॉम रेस्ट। ये सवाल आ गया, बताइए आंसर क्या लिखें। यानी सवाल ये है, एक इलेक्ट्रॉन है जिसको 10 वोल्ट के सरफेस पे रखा गया है, ये इलेक्ट्रॉन। अब बताइए इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? सर चार्ज इनटू वोल्टेज। चार्ज कितना है? ई। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है? ई। और वोल्टेज कितना है? तो इसका मतलब नेट एनर्जी कितनी? यानी इस इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो 10 EV के बराबर होगी। अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं आप, तो हमें ये बात याद करनी पड़ेगी कि 1 EV इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। मैं इस एनर्जी को जूल में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, 10⁻⁻9। क्लियर है ये वाली बात? यानी अगर मुझे जूल में ये एनर्जी चाहिए तो आप 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करके वो एनर्जी जूल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यही चार्ज बॉडी ई चार्ज की जगह 2E चार्ज होता तो क्या होता? तो यहां ई की जगह 2E लिख देते, तो 2E इंटू 10V 20V। समझ लो बात को? यानी चार्ज इंटू वोल्टेज मल्टीप्लाई करके आपको ईवी में एनर्जी मिल जाएगी। उस ईवी को जूल में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो अलग बात है कि अगर वो पूछता है कि ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ भागेगा, जैसे ही इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आएगी तो ये भागना शुरू करेगा, या तो राइट भागेगा या लेफ्ट भागेगा। ये हायर पोटेंशियल की तरफ भागेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेगा। अभी तो मैंने कुछ दिखाया नहीं है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अगर यही पॉजिटिव चार्ज होता तो ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ भागता। बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज Q into V, and that potential energy, यही potential energy finally काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और उसको वेलोसिटी प्रोवाइड करेगी। और ये बात हम अगली क्लास में करेंगे, जिस पर सवाल जेई के पेपर में पहले भी पूछा जा चुका है कि अगर किसी चार्ज बॉडी को V वोल्टेज के सरफेस पे रखा जाए तो क्या आप उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं? तुम सोच के बता सकते हो इसका आंसर कैसे निकालें? एक इलेक्ट्रॉन वो रखा हुआ है, मैंने एकदम से वोल्टेज लगा दिया, 10 वोल्ट वोल्टेज लगा दिया। अब तुम बताओ उस इलेक्ट्रॉन को क्या लगेगा? क्या आ गई उसके अंदर एकदम से? पोटेंशियल एनर्जी, फौरन पोटेंशियल। और वो पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट किस में करेगा? तो भागेगा, या तो इधर भागेगा या इधर भागेगा। किसकी तरफ भागेगा? पॉजिटिव टर्म। तो वो पूछ क्या रहे हैं कि वो तो रेस्ट में था, अब भाग रहा है, तो बताइए उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी को कंजर्व कर देंगे ना यार, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। सुना है काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv²। खत्म हो गया सर। यही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ये आपकी वेलोसिटी आ जाएगी हाफ mv²। यहां से वेलोसिटी निकाल लीजिएगा, आ गया आंसर। वो सब हमें पता होगा, हम अगली क्लास में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन का मास हमें याद रखना पड़ेगा। सब लोग ये बात समझ में आई है सबको? तो हम अगली क्लास में इसी बारे में थोड़ा सा बात करेंगे और उसके बाद फटाफट क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच और उसके बाद बोर मॉडल स्टार्ट करेंगे। लेकिन सब लोग जो है इस बात को ध्यान रखें कि आपको जो कर क्या आना है पहले से, वो एनसीईआरटी के शुरू के 1-2 पेजेस जिसमें कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट और उसमें वो तरबूज वरबूज वाले जो 1-2 मॉडल हैं, वो पहले से अपनी कॉपी में बढ़िया नोट्स बना के रखने। कर लोगे भाई ये वाला काम सब लोग? यस सर। हाँ तो ये काम करते हैं। हाँ बेटा। सर आप जो अभी हमारा स्टोशियोमेट्री में जो चैप्टर चल रहा था, हाँ तो सर उसके वो तो अभी एंड हुआ नहीं है, तो सर उसके लिए हमें कोई पेज छोड़ने हैं? देखो एंड मैं तुम्हें बताऊं, वो जहां तक मैंने किया वो एंड ही हो गया। अब एक सेकंड लेवल बचा है जो एडवांस लेवल के कुछ सवाल बनाता है, दैट इज डबल टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन, आइडोमेट्री वगैरह या परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम वाले। वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी है जो अलग है। आप कोई चैप्टर, कोई पन्ने मत छोड़िए, कोई पेजेस मत छोड़िए। हम जब इस चैप्टर को दोबारा उठाएंगे तो हम उसको नए चैप्टर की तरह इस पूरी बातों को फिर से रिवाइज कर लेंगे। ये जो एन फैक्टर वाला पोर्शन था या जो भी कुछ था, इसको एक बार दोबारा रिवाइज कर लेंगे। इसलिए तुम इसके जस्ट बाद से ही अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करो तुम अब। लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो तुमको होमवर्क दिया गया है वो जरूर कर लेना, ठीक है ना? तो ये मान के चलते हैं हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। सेकंड चैप्टर का कुछ अलग सा पोर्शन जो टाइट्रेशन से रिलेटेड पोर्शन है, सिर्फ वो अभी हमने छोड़ रखा है, वो हम आगे करेंगे, ठीक है ना? यस सर। चलो ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।